बट वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट था। वाई? क्योंकि जिनको हमने बचपन से राम माना है, सीता माना है, लक्ष्मण माना है, उनके सामने खड़े हुए है ना, उनके साथ आप शूट कर रहे हो, तो वो भी अयोध्या में। एंड आपके 2 गाने हैं जो कि नेक्स्ट लेवल व्यूज में खेल रहे हैं। वन इश्क का राजा, दैट इज 500+ मिलियन व्यूज, एंड द अदर वन इज मैं शराबी, दैट इज 600+ मिलियन व्यूज। सही दोस्तों को ना मतलब होता नहीं पता है। आपके जेब में 50 रुपये और 5 रुपये में 10 करोड़ का बैंक बैलेंस है, उन्हें मतलब होता ही नहीं है। राइट। उनको आपके साथ जाके मोमोज खाने 50 रुपये 100 रुपये के, उसमें भी खुश रहेंगे, बहुत खुश है उसके अंदर भाई। जो रियल दोस्त होगा ना वो एक्चुअली उसमें रहेगा। एंड आपने आसिम के साथ काम भी कर रखा है, तो क्या एक्चुअली आसिम इतना अग्रेसिव है बाय नेचर? मुझे बिग बॉस के बाद मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड मिला, जैसे मतलब हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रतीक सहजपाल सब जानते हैं। ओके। अब वो भी बिग बॉस में लड़ते थे, सबने देखा वो गुस्सा हो रहे हैं, आसिम की उनसे लड़ाई हो रही है। पर्सनली मैंने शूट करा है, तो मोस्ट हम्बल गाय। व्हाट आई थिंक इज आजकल के टाइम पे नंबर गेम बहुत ज्यादा प्ले हो रहा है इंडस्ट्री में, एज इन टैलेंटेड लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। वेरी मच इम्पोर्टेंट। कास्टिंग काउच रियल है? बिकॉज ये मैंने बताया और लोगों से भी पूछा था, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं रियल नहीं है, कुछ लोग अपनी वर्डिंग्स नहीं शेयर करना चाहते थे इस पे। क्योंकि मैं स्किल्ड हूँ तो मुझे काम मिल जाएगा, बट तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। राइट। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्राइम है ये। And also you have worked with अजय देवगन। हाँ ये तो इनके बारे में कुछ कैसा था आपका इनके साथ काम करते हुए? इनके साथ भी अच्छा लगा। एंड आपने तमन्ना भाटिया एंड नेहा शर्मा के साथ भी काम करा है, इन दोनों के साथ, बिकॉज दीज 2 गर्ल्स आर वेरी गॉर्जियस। द वे, मतलब देख के ही ऐसा लगता है भाई क्या कुदरत ने चीज बनाई है। So hello guys, welcome back to my YouTube channel Influencer Insight, and today our guest is the known director अक्षय अग्रवाल। हाय अक्षय। हेलो। कैसे हो आप? बहुत अच्छे, आप बताओ। पहले तो मुझे आप ये बताओ आप कौन से अग्रवाल हो? ये इतने डिफरेंट टाइप्स की मैंने स्पेलिंग देखी है अग्रवालों में, आप कौन से हो? तो मैं 2 तरह से हूँ। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट्स पे DG अग्रवाल और इंस्टाग्राम पे सिंगल जी अग्रवाल। ओके। और इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है, DG सिंगल जी? कोई फर्क नहीं पड़ता। और ए में भी तो आई गेस कुछ आता है, AE में भी आता है अग्रवाल की स्पेलिंग में, नहीं? जिसको जो समझ में आता है वो डाल देता है और वही चलता आता है बस। ओके। सो अक्षय, आपको दिल्ली ज्यादा पसंद है कि मुंबई ज्यादा पसंद है? ये तो टफ क्वेश्चन है, बट यस मैं दिल्ली से ही हूँ, बट जब से मुंबई शिफ्ट हुआ वहाँ पे काम कर रहा हूँ, रह रहा हूँ, तो अब मुझे मुंबई बहुत अच्छा लगता है। बट डिपेंड करता है क्या अच्छा है क्या बुरा। खाना दिल्ली का बहुत मिस करता हूँ, बट वर्क वाइज और यस मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। बट दोनों ही अच्छे, दोनों अपने हैं, तो गलत कुछ नहीं है। सो यहाँ पे आप कहाँ रहते हो, मतलब आपका घर कहाँ पर है दिल्ली में? दिल्ली में उत्तम नगर, वेस्ट दिल्ली। ओके। एंड मैंने ये भी सुना है कि लोग बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं दिल्ली वर्सेस मुंबई के लोगों में, कि वो कहते हैं कि मुंबई के लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते हैं एंड दिल्ली के नहीं होते हैं, तो वुड यू अग्री टू दिस? ऐसा होता है कि दिल्ली की ना बड़ी ब्लंट लैंग्वेज है ना उनका, कि ये कर दो वो कर दो ऐसे कर दो, वहाँ पर ये कर दो ना ये कर दो ना। मुंबई में वो चलता है। तो हमारे जो इंटेंशन सब अच्छे ही होंगे कि भाई पानी पिला दे या कुछ, तो वहाँ मुंबई में पानी पिला दो ना ऐसे करके थोड़ा कर देते हैं। वहाँ का वो तरीका ही है ऐसे बात करने का। अच्छा। बट हम थोड़ा रूड लग जाते हैं कभी कभी किसी को, क्योंकि हमारी लैंग्वेज ही थोड़ी इस तरह की, हम डायरेक्ट बोलते हैं। राइट। हमारा बना के नहीं बोलते। वेरी ट्रू, है ना, ये चलता है। एंड आपको मुंबई में कितना टाइम हो गया है? मैं काम तो 7-8 साल से कर रहा हूँ, बट मैं शिफ्ट अभी 3 साल पहले हुआ था। ओके, ठीक है। सो अक्षय, बिफोर स्टार्टिंग विद 1-to-1 प्रोफेशनल इंटरेक्शन, आई वांट टू नो कि अक्षय बचपन में शाय गाय था, शैतान था कि नहीं बहुत ही सुधरा साधा? शैतान ही था यार मैं। मतलब क्या शैतानी करते थे आप? सब बचपन में था कि वही घर में भागते रहो, तोड़ते रहो सामान, गेस्ट आया तो कुछ ना कुछ ऐसे पंगे ले लो जिससे वो परेशानी हो जाए, इरिटेट हो जाए। तो मैंने बचपन में बहुत शैतानियाँ करी हैं। तो धीरे धीरे होते गए सीरियस, तो फिर सीरियस भी हो गया था, शरीफ सा हो गया था बाद में। बचपन तो बहुत शैतान बीता है मेरा। ओके। एंड आप स्टूडियस रहे हो कि बैक बेंचर रहे हो हमेशा? मैं बैक बेंचर रहा हूँ, लेकिन ठीक था पढ़ाई में। ठीक था, एवरेज? मोर देन एवरेज, हाँ। एंड अभी आपका जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे उनसे अभी भी आप कनेक्टेड हो? बिल्कुल। मुझे लगता है कि दुनिया में जितना मर्जी बड़े हो जाओ, आपके दोस्त है ना स्कूल के, कॉलेज के, उनको मत छोड़ो भाई, वो तुम्हारे रूट्स हैं।
उन्होंने तुम्हें अनकंडीशनल प्यार किया हमेशा। Right. आप जितना मर्जी बन जाओ, मैं आज जितना मर्जी कुछ भी अच्छा कर लूँ, वो मुझे गाली देके बात करेंगे, मैं गाली देके बात करूंगा। Right. तो वो जो वो दोस्ती होती है ना, वो सबसे प्योर होती है। एंड बचपन की दोस्ती बहुत निराली टाइप्स की बहुत होती है, अच्छी मतलब वो ना आपके प्रोफेशन या आपके मनी बेस पे बेस्ड नहीं होते हैं, वो बस आप बचपन में आपने जेल करा एंड देन तब से हमारे वो दोस्त रहते हैं। राइट बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो अक्षय, आपने अपना करियर एज अ डायरेक्टर ही शुरू करा था कि आप पहले आपका करियर कुछ और था एंड देन यू शिफ्टेड टू डायरेक्शन? सो IT इंडस्ट्री से था और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, फिर MBA IT करा। तो हाँ, IT जॉब भी थी, अच्छी सैलरी थी, बट अंदर से था इंटरेस्ट कि पहले म्यूजिक्स में था मैं कॉलेज टाइम में। सो आई वाज गिटारिस्ट इन माय कॉलेज बैंड, यूज्ड टू प्ले गिटार। तो वहाँ से म्यूजिक का से इंटरेस्ट बन गया था। फिर एक्टिंग कोर्स किया, थिएटर किया, बट फिर ये लगा कि यार डायरेक्शन भी ट्राई कर लेते हैं। तो वो ट्राई में ज़्यादा फिर क्या यहाँ काम मिलना चालू हो गया दिल्ली में ही, कि हमने दोस्तों ने मिलकर म्यूजिक वीडियो शुरू कर दिया ऐसे ही, जस्ट टू लर्न थिंग्स कैसे बनती है। तो फिर बनते पता लगा ही नहीं कि कब डायरेक्शन ही शुरू हो गई। ठीक है। फिर उसी में करियर परस्यू कर लिया अपना मैंने। ठीक है। अभी आपने कहा था कि आपने एक्टिंग भी करा है, थिएटर भी करा है, तो कभी ऐसा नहीं लगा यार एक्टिंग करते हैं, कैमरे के आगे रहते हैं, कैमरे के पीछे भी एक बहुत ही प्रिटी वर्ल्ड है, बट कैमरे के आगे भी कभी ट्राई करते हैं, तो वैसी कभी फीलिंग आई आपको? दिल्ली में जब मैं था तो इनिशियल डेज में तो यस आई ट्राइड अ लॉट, बट फिर ये लगा कि उसमें मुझे लगा कि यार बड़ा ही स्ट्रगल होना पड़ता है, हमेशा जाओ ऑडिशन दे के जाओ और मतलब तैयारी करते रहो। फिर वही जैसे मैंने बोला ना कि काम आपको जहाँ मिलना चालू हो जाता है तो आपको वही मोटिवेशन बनता है कि यार यहाँ पे मुझे बेसिकली इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना था। ठीक है। अब वो पीछे आगे उतना दिमाग लगाया नहीं मैंने, जो आ रहा है गो विद द फ्लो, शुरू हो जाओ। ठीक है। एंड ऐसी क्या चीज़ आपको इस इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फैसिनेट करा कि आपको इसी में रहना था और कोई इंडस्ट्री आपने चूज ही नहीं करी? ऐसा क्या एक चीज़ तो होगा ना कि नहीं ये है, ये मेरे टाइप की कोई चीज़ है, मुझे इसी में रहना है। वर्ल्ड में मुझे रहना था। अच्छा। और मुझे मोनोटोनस जॉब नहीं करनी थी। वो थी मेरी, उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, पैसे कमाए उससे भी हमने, बट क्रिएटिव जो आपका एक फैक्टर होता है ना, तो वो मुझे बहुत ही लगता था, अट्रैक्ट करता था कि और मैं हमेशा कुछ नया कर सकता हूँ। हम इससे स्टोरीज बनाते हैं, हम शूट करते हैं, तो हम कितना खेलते हैं वेरिएशन, है ना। हम और नई जगह पर जाके आपको एक्सप्लोर करने का मिलता है, ट्रैवल करने का मौका मिलता है आपको, जो कोई और जॉब शायद नहीं देती। मैं इतना ट्रैवल किया है मैंने, बाहर भी, इंडिया में भी पता नहीं कहाँ गया जो लोग जा ही नहीं पाते। सो वो एक अपॉर्चुनिटी, आई थिंक हम लकी, यू नो, तो कि मुझे वो मौका मिला और मैं फिर जा भी पाया। तो मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है क्रिएटिविटी का, एक्सप्लोर करने का, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। सो अब आप इतना ये जो कह रहे हो क्रिएटिविटी में आपको बहुत अच्छा लगता है, तो कैन यू ऑल्सो टेल मी सम ऑफ योर बेस्ट क्रिएटिविटी प्रोसेस दैट यू हैव डन? यार वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो जैसे कभी हम स्टोरीज पे काम करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कुछ अलग बना पाए स्टोरीज। कुछ हम सेट बना के वीडियो शूट करते हैं, जो थोड़ी इंग्लिश टोन या आजकल कोरियन वीडियोस बहुत चल रही हैं, तो हम बहुत ट्राई करते हैं कि हम अच्छे सेट बनाएं और हम क्रिएटिव एंगल्स डालें या हम सिंबॉलिक एक्ट्स डालें। ठीक है, तो वो हम काफ़ी ट्राई करते हैं उस चीज़ को लेकर, तो वो क्रिएटिव एंगल होता है। ओके, जैसे हर एक म्यूजिक वीडियो के पीछे एक डिफरेंट स्टोरी लाइन होती है, एक डिफरेंट टीम बिल्डिंग होती है। तो वो स्टोरी लाइन आप कैसे डिज़ाइन करते हो अपने दिमाग में, कैसे प्रोजेक्ट, आपका विजन क्या होता है एक म्यूजिक वीडियो के लिए? सबसे पहले वही एक बेसिक चीज़ है कि हम पहले ऑडियो सुनते हैं और फिर उसको समझते हैं कि किस तरह का ऑडियो है, क्या इसमें स्टोरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इसको फ्री स्टाइल कर लेते हैं शूट। तो इसको हमने बहुत अमीर कैनवस, हम इसको बहुत बड़े कैनवस शूट करना है या वैसे छोटे में शूट करना है, तो बजट भी एक फैक्टर होता है। Very true. हम एक जो मैं ऐसे एज ए डायरेक्टर तो हमेशा चाहूँगा मुझे अच्छा बजट मिले ताकि मैं बहुत कुछ दिखा पाऊँ। बट एक सही जॉब जो है मेरी वो ये कि मुझे जो बजट दिया गया है उसमें ही मैं बेस्ट क्या कर पाऊँ। तो मैं ऑडियो सुनता हूँ, मेरी पूरी टीम है, हम सब डिस्कस करते हैं, देन हम आइडियाज पिच करते हैं। जैसे कोई भी जहाँ से मुझे प्रोजेक्ट आया है, मे बी ए प्रोड्यूसर और म्यूजिक वीडियो कंपनी या सिंगर, जो भी मेरे पास लेके आया, फिर हम उसका आइडिया शेयर करते हैं कि हम ये सोच रहे हैं, फिर सब सेम पिच पे आते हैं, देन उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, एक म्यूजिक वीडियो या एक किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे कितनी बड़ी टीम रहनी चाहिए? अगेन डिपेंड करेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर और बजट के ऊपर। अगर जितना बड़ा कैनवस आपको 200 लोग भरने हैं, 300 लोग भरने हैं, तो 300 अगर दिख रहे हैं वीडियो में तो मतलब पीछे 500 लोग हो जाएंगे।
ओके टेक्निकल क्रू बड़ा हो जाता है। तो हमने छोटा प्रोजेक्ट 50-60 लोग में भी करा है, और बड़ा हमने हमारे राम जी पे आया था जो तो वो हमारे में हमारा खुद का तो क्रू कम था, कम में मतलब 250 लोग थे तो, लेकिन उतने आगे कैमरा के बहुत थे तो 500-600 हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, मतलब डिपेंड करता है। अभी आपने राम जी आए थे ये वाला डिस्कस करा है, आप इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ ब्रीफ आउट दे पाओगे? मतलब ये कैसा था, आपने ये प्रोजेक्ट करा तो हाउ डिड यू फील? ये तो आई थिंक ये मान के चलो कि ये कोई ब्लेसिंग थी जो हमें मिल गया, क्योंकि मैं हर तरह के करता ही हूँ प्रोजेक्ट्स, बट एक कंपनी कशिश म्यूज़िक बॉम्बे की कंपनी है, तो उनके प्रोड्यूसर हैं अभिषेक ठाकुर जी, बढ़िया मिल के डिस्कस किया हमने। सर को था कि मुझे वही तीनों कास्ट चाहिए, अब लग जाओ, अच्छा एज करना है। हमने कहा ठीक है, फिर हमने कास्टिंग से बैठ के दिमाग लगाया, फिर वो शूट शुरू करा। बट वो इतना अच्छा प्रोजेक्ट था, वाई? क्योंकि जिनको हमने बचपन से राम माना है, सीता माना है, लक्ष्मण माना, उनके सामने खड़े हुए रहा है ना, उनके साथ आप शूट कर रहे हो, तो वो भी अयोध्या में जो राम नगरी है, प्लस राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन था उससे जस्ट पहले, तो हमें, और प्लस किसी को शूट की परमिशन नहीं थी, पर वो प्रोड्यूसर सर के हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी कि जो इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करा, और हम लकीली हम वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, मीन्स वहाँ पे फिर जब आप शूट कर रहे थे तो आपने कोई ट्रबल भी देखा, मतलब जैसे कि एक दो अगर आप बताना चाहें तो? अरे 3 दिन का शूट था, 3 दिन 7 दिन हम वहीं थे, उससे पहले प्रेप कर रहे थे। इतना टफ था शूट करना कि लोग उनको भगवान मानते हैं ना, तो हम तो रेकी पर भी थे ना, तो रेकी जब लोकेशन देखते हैं हम लोग, रेकी बोलते हैं उसको, तो उस पर हम देख रहे हैं कि जो फोटोज़ बिकती हैं भगवान जी की, है ना, राम जी की, तो वो उनकी थी, अरुण गोविल सर की, उन सब की। तो मुझे समझ में आ गया था कल ये लोग आने वाले हैं, अब उनके भगवान अगर सामने आएंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग भी आएंगे। इतनी भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई। जैसे मैंने बोला कि हम 200-250-300 लोग भी थे, पर वो फिर 1000 हो गए, कब पता लगा नहीं, इतनी भीड़ लग गई। अब आप उनको सिक्योरिटी भी क्या करेगी आपकी, वो भक्त यार, वो कुछ बदमाशी तो कर नहीं रहे, और वो रो रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं उनके, कह रहे हैं हमारे भगवान हो आप, कोई कह रहा है 20 साल से आपकी पूजा कर रहा हूँ, सामने हो, तो मतलब वो तो गूज बम्स से आ रहे थे 3 दिन शूट पे हमें, रोज़ पूरे टाइम पर। हम तो मतलब मुझे लगा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत काम किया है विद वेरी गुड स्टार्स, बट उनकी जो एक होती है फैन फॉलोइंग, एक होती है भक्ति, तो नेक्स्ट लेवल, ह्यूज डिफरेंस है ना, भक्ति और फैन फॉलोइंग। तो भक्ति फर्स्ट टाइम समझ में आई कि होती है, तो वो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था लाइफ का। तो जैसे यूजुअली शूट्स होते हैं, एक टाइम ड्यूरेशन उसमें सेट होता है कि कुछ शूट्स हमारे 16 घंटे के हो गए या कुछ 2 दिन के हो गए। तो इस शूट में जैसे अभी आप मुझे बता रहे हो, इससे मुझे ये लग रहा है कि लोग भी थे, आप लोग का शूट भी चल रहा था, तो ये शूट तो पक्का स्ट्रेच आउट हुआ होगा फॉर लाइक 1 or 2 days मोर, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है चीज़ों का। तो हमने पहले ही प्रोड्यूसर को बोला था कि 3 दिन का शूट लगेगा, आप चाहते हो कि 1 या 2 days में हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि ऑडियो की लेंथ भी बहुत लंबी थी, बहुत लंबा गाना था, 8 मिनट समथिंग का गाना था। तो हमें तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर चाहेंगे कि आप 2 दिन में ख़त्म करो, बजट देखना, बट क्योंकि मुझे पता था हम लाइव लोकेशन में शूट कर रहे हैं, हम कोई मुंबई में सेट पे शूट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हमें कंट्रोल है। जनरली क्या होता है, वी हैव ऑल द कंट्रोल, कोई बाहर का बंदा नहीं डिस्टर्ब करेगा, तो फिर दिन के अगर 4 सीन शूट करना, 4 हो जाते हैं। यहाँ पे था दिन के 3 ही सीन शूट कर पाएंगे, लेकिन ऑन सेट वो भी इम्पॉसिबल लग रहा था। प्रॉब्लम ये हुई कि मैं रीटेक्स नहीं दे पाया था, सो मुझे 1 के 2 टेक ही मिल पाए उस पूरी वीडियो में। इतनी भीड़, हमारा कैमरा गिरते गिरते बचा भीड़ के चक्कर में, और वो इतना महंगा सेटअप था हमारा, हम बहुत महंगे सेटअप पे काम कर रहे थे, तो वो मतलब एक वो सेटअप था, अगर वो गिरता तो कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हो जाता, और वो हवा में था कैमरा। इतनी भीड़ आ गई, डीओ पे चला रहा है सब, हम भी चला रहे हैं, बेचारी इतनी पुलिस सपोर्टिव थी वहाँ की, सबने इतना सपोर्ट किया, बट लोग इतने भर गए, क्या कर पाओगे। बट मैं डर गया था कि जो प्लान है वो खराब ना हो जाए। राइट, तो आप लोग ने कॉमन ऑडियंस को अलाउ करा था उस एरिया में एंटर करने के लिए? नहीं, तो सिक्योरिटी थी ना, ठीक है, बट इतनी भीड़ जब आ जाए ना, तो वो सिक्योरिटी भी फिर थोड़ा सा हिल जाती है कि धक्का मुक्की हो गई, बैरिकेडिंग हिला दिए, तोड़ दिए, गिरा दिए, चोट लगी किसी को? हाँ, कुछ लोगों को हल्की हल्की, बट और ज्यादा नहीं, सीरियस कुछ नहीं हुआ, लेकिन लगी थोड़ी बहुत, धक्का मुक्की हो गया था। सुन के लगा काफी ज्यादा क्रेजी शूट हुआ, बहुत बड़ा बजट था और बहुत क्रेजी शूट था, बट फाइनली बस ये प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि
कि पूरा कैसे हो पाता है 2-3 दिन, बट जो 12 घंटे का हमारा शेड्यूल था वो 15-16 घंटे में हुआ। बस ये प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, ठीक है, वो भीड़ मैनेज नहीं पाती। ओके एंड आपके 2 गाने हैं जो कि नेक्स्ट लेवल व्यूज में खेल रहे हैं। वन इश्क का राजा, दैट इज 500+ मिलियन व्यूज, एंड द अदर वन इज मैं शराबी, दैट इज 600+ मिलियन व्यूज। तो इन दोनों स्टोरीज के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? एक 11 भी है हमारा। अच्छा, वो ममता शर्मा जी सिंगर है बॉलीवुड में, टिंकू जी का उसमें राइट 400 पार है, वैसे 150 के तो बहुत है। क्या बात है। तो ये गाने हम आई थिंक 19 में शूट हुए थे, 18 में शूट हुए थे। इश्क का राजा मुंबई में, बॉम्बे में गया था हमने। और ये दोनों मुंबई में ही शूट करे थे आपने? 11 इंदौर में गया था, ओके। इश्क का राजा मुंबई गया था, और शराबी द्वारका इधर दिल्ली में हुआ था। हाँ, सो 18 में शूट हुआ था इश्क का राजा, 19 में हिट हो गया था, और 19 में बिफोर इश्क का राजा रिलीजिंग हमारा 11 शूट हो चुका था इंदौर। तो जब इश्क का राजा हिट हुआ तो 11 भी हिट हो गया, फिर उसके 6 महीने बाद मैं शराबी भी हिट हो गया, तो ठीक था, मतलब बैक टू बैक आपने हिट दिए, चले गए। हाँ, नाइस। गाना अच्छे चल जाते हैं, मतलब मुझे लगता है गाने एक्चुअली बहुत अच्छे होता है। हैं। हाँ, गाने पहले तो गाना चलता है, फिर अगर गाना चल गया तो फिर लोग स्टोरी जाके देखते हैं कि स्टोरी आपने कैसी करी। हाँ, तो वो ऑडियोज मुझे लगता है बेस ऑडियोज होता है। म्यूजिक वीडियो में ना बड़ा भ्रम है कि आप बहुत महंगा बना लो या कुछ बड़े स्टार को ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऑडियो में दम है ना, वो पक्का चलेगा। वही पहले ऑडियो एंड देन आपका जाता है कि आपने क्या क्रिएटिविटी उस पे दिखाया है। वो सब दूर वो सब दूर। और यहाँ पे ना बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, वो लोग ना ज्यादा वीडियो पे फोकस करते हैं कि वो हमें वीडियो अच्छी बनानी है, और ऑडियो वो सेकेंडरी रख देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा होता है। मेरे पास ऐसे बहुत होता है, वो आते हैं कि वीडियो में ये करेंगे, वो करेंगे। भाई अपना ऑडियो पहले ठीक कर लो प्लीज। एग्जैक्टली, आपका ऑडियो अच्छा होगा तो हमें नहीं जरूरत है इतना महंगा लगाने की। हम क्या पता सस्ते में शूट कर दें इसको। मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मैं डायरेक्टर हूँ, बट मैं ऑनेस्ट भी हूँ यार, ब्लंट हूँ मैं इस चीज़ में लेके कि आप ऑडियो अच्छा होगा तो पक्का चल जाएगा वो चीज़। और मैंने ये भी देखा है कि जो हमारा कोलैबोरेशंस होता है सिंगर्स का, तो वो लोग अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बट ऑन द सेम हैंड अपने ऊपर काम करना भूल जाते हैं। अब यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ बिफोर कोलैबोरेटिंग विद एनी XYZ पर्सन, एंड देन कम्स द वीडियो। Exactly, that's the only process. Yes. So आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे फेवरेट डायरेक्टर कौन है? इम्तियाज अली। नो डाउट इम्तियाज अली। उनके कौन से सबसे प्यारे प्रोजेक्ट जो आपको लगे हों? कौन सा नहीं है उनका भाई? तो क्वेश्चन ही ऐसा है कि मतलब सारे यार। अभी चलो रॉकस्टार तो सबसे बड़ा है ही उनका। रॉकस्टार तो वो तो क्रेजी। कॉलेज में था भी, याद है फर्स्ट डे फर्स्ट शो सबसे आगे की सीट मिली थी, मतलब लेके ऐसे देख के आया था पूरी। डोंट टेल मी यू आर अ रॉकस्टार फैन, बिकॉज़ आई एम अ इंडीड रॉकस्टार फैन। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका उसका? सारे ही हैं उसके तो। और तुम हो इज वन ऑफ द और भी बहुत प्यारा है भाई। और हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब Goosebumps, एवरी सिंगल सॉन्ग, मतलब बिकॉज दैट इज रिलेटेबल है ना। उसमें जो बनाया, जो जहाँ उसको रखा गया प्लेसमेंट उसकी गाने की, हर गाने की बड़ी अच्छी है। तो अगर आप स्टोरी में जुड़ जाते हो तो आपको वो गाना बड़ा फील करता है। राइट। और इम्तियाज अली से आई थिंक मतलब बहुत अच्छे और डायरेक्टर्स हैं, बट इम्तियाज अली का जो विजन है ना, भले वो चमकीला में देखो उनको, ठीक है, या कोई भी तमाशा उस टाइम पे शायद कम लोगों को पसंद आई थी, बड़ी ख़राब बात है ये, बट मुझे तो फर्स्ट टाइम पर तमाशा बहुत अच्छी लगी थी। और आई वाज वेरी सैड कि चल क्यों नहीं रही मूवी। बट कुछ साल बाद वो मूवी लोग बोल रहे मास्टरपीस मास्टरपीस मास्टरपीस। बंदा ही मास्टरपीस है, तो मास्टरपीस तो आएगा ही आएगा। फैक्ट्री इतनी बढ़िया है तो सामान अच्छा निकलना ही निकलना है। डेफिनेट है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। सो एक चीज पूछ रही हूँ, आप दिल पे मत लेना, कहीं और लेना हो ले लेना, लेकिन दिल पे मत लेना। क्या बनिया कंजूस होते हैं कि नहीं होते? पहले तो मुझे ये बताओ, बिकॉज मुझे लगता है कि बनियास आर कंजूस एंड मखीचूस। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है। अब आप बताओ, आप बनिया हो ना? मैं बनिया हूँ। ठीक है यार, बनिया होते हैं कैलकुलेटिव, ठीक है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आती है गाइस इनकी। सो बनिया होते हैं कैलकुलेटिव, कंजूस नहीं होते हम लोग। हम लोग को पता है यहाँ लगाना है पैसा, यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो सोच के पैसा लगाते हैं, पैसा खराब नहीं करते बनिया। बट मुझे ऐसा लगता है ना, बनिया दिमाग लगा रहे हैं, वेरी कैलकुलेटिव, बट जहाँ पे कैलकुलेशन नहीं डालनी है वहां भी डाल देते हैं। तो ये क्या सिस्टम है, ये क्या फंडा है? पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं तो रियल इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रही हूँ। नहीं, इतनी ऑब्जर्वेशन किसी ने करी होगी तभी तो उतना बोल रहा है इंसान। तो ऐसा यार,
डिपेंड करता है आपकी सराउंडिंग पर। जैसे मेरे पंजाबी दोस्त बहुत ज्यादा है, तो मैं एक्चुअली में कंजूस नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वो संगत ही हुई रही है पंजाबियों में, है ना, तो चल कभी भी खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मेरे घर वाले परेशान रहते हैं ये कंजूस क्यों नहीं है, ये सब खर्चे पे कंट्रोल क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा पैसा खर्च कर देता हूँ, ज्यादा खुला खर्चा है मेरा थोड़ा सा, तो वो तो इसलिए मैं माइजर नहीं हूँ, बट कई लोग हो जाते हैं, राइट। क्योंकि वो उनको हमेशा वैसा ही बनियों वाला इन्फ्लुएंस रहता है, तो बट बनिए कंजूस होते नहीं है वैसे, मुझे लगता है, ठीक है, तो कैलकुलेटिव होते हैं, समझदार होते हैं। चलो मैं मान लेती हूँ, इतना कह रहे हैं, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मैं मान लेती हूँ। आपका कोई कंजूस दोस्त है? वैसे सबके ग्रुप में एक कंजूस मेरा एक दोस्त है, बट वो बनिया नहीं है। हाँ, तो मतलब वो बंगाली है, वो तो और बड़ा कंजूस वो तो होगा। बहुत कंजूस है। उसकी जेब से 20 रुपए निकालना बहुत बड़ा टास्क होता है, कि भाई तूने वो गिनवा देगा कि 6 महीने पहले मैंने उस मूवी में पैसे दिए थे, वो ये नहीं देखेगा 6 महीने तक हम दे रहे हैं, तो वो गिनवा देता है। ऐसा मतलब ये टाइप ऑफ फ्रेंड्स ना, मतलब समझ में नहीं आता, कभी कभार मन करता है निकालो भाई, नहीं करनी बात, बट वो ऐसा हमारा सपोर्ट सिस्टम होते हैं कि उनके बिना दिल भी नहीं लगेगा। तो कॉलेज के दोस्त हैं मेरे, उनसे बात हो तो सकते कुछ अजीब लाइफ में हो रहा है, उनसे बात होकर लगता है अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। दोस्तों के बिना तो जिंदगी बेकार है, कुछ भी नहीं है। और आपके कभी ऐसे दोस्त बने जिसने आपको केवल बस फायदे के लिए यूज करा है? हाँ, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। दोस्ती में कभी हार्ट बन ब्रेक जाते हुआ हो है? ना थोड़े बहुत, जब आप कुछ काम करना शुरू कर देते हो, व्हेन यू हैव अ नाइस प्रोफाइल, तो फिर बहुत लोग जुड़ते हैं अपने फायदे के लिए, काम के लिए, तो वो यूज कर रहे होते हैं, वो दिख रहा होता है, और हम भी समझदार हैं कि कौन दिल से जुड़ा है और कौन, अगर मेरी आपसे 1 घंटा बात हो रही है, 1 घंटे में आप 50% 60% अपने काम की बात मुझसे कर रहे हो, समझ जाऊंगा यार ये इसको मेरे काम, इसको बस काम से ही मतलब है। कुछ होते हैं जो मेरे आज भी दोस्त बने इंडस्ट्री के, तो इतने ऐसे दोस्त हैं मेरे, उन्हें मेरे से कोई मतलब नहीं काम का, और मेरे से बहुत बड़े लेवल पर भी हैं, कुछ छोटे लेवल पर भी हैं, दिख जाता है कि कौन मतलबी दोस्त है और कौन रियल दोस्त है। राइट। और मैं फिर थोड़ा खुद दूर रहता हूँ उन लोगों से जो मतलब कहते हैं, ऐसा बहुत लोग मिलते हैं मुझे, तो मुझे पता होता है बेसिकली, राइट। तो जो मतलब ही नहीं है फिर उनके साथ तुम चिल है, फिर कब देखो दिल तो सबका ही टूटा है, लेकिन कभी दोस्ती में दिल टूटा है? बहुत रेयर, क्योंकि शायद मेरे पास वो इंट्यूशंस पहले से ही है। ओके। मैं लाइफ में बहुत रहा हूँ इंट्यूटिव, मुझे एहसास बहुत जल्दी हो जाता है लाइफ में, शायद बचपन से एक है कुछ, तो मैं समझ जाता हूँ। कई लोग थे जो बहुत मतलब से साथ थे, तो फिर भगवान आपको खुद ही उनसे दूर कर देता है कि भाई तू जा वरना दिल टूटेगा। फिर हुआ है बहुत बार ऐसा हुआ है जिन्होंने हमेशा मतलब के लिए यूज किया, हमें जब उनकी नीड थी तो वो नहीं थे, तो वो फिर उन्होंने फिर इंटरेस्ट कम लिया, फिर उनसे भी कट टू कट चलते हैं हम। ओके। आपके लिए रेड और ग्रीन फ्लैग फॉर अ फ्रेंडशिप क्या होगा फिर? ग्रीन फ्लैग वही है जो अनकंडीशनल है, ठीक है, जिसे मतलब है कि आज मेरे पास कितना प्रोफाइल है या पैसा है, जो भी है, जो भी लाइफस्टाइल है, तो सही दोस्तों को ना मतलब होता नहीं पता है। आपके जेब में 50 रुपये और 5 रुपये में 10 करोड़ का बैंक बैलेंस है, उन्हें मतलब होता ही नहीं है। राइट। उनको आपके साथ जाके मोमोज खाने हैं 50 रुपये 100 रुपये के, उसमें भी खुश रहेंगे, बहुत खुश है उसके अंदर। भाई जो रियल दोस्त होगा ना वो एक्चुअली उसमें रहेगा, राइट, उसे मतलब नहीं है आप कौन सी गाड़ी में घूम रहे हो। वेरी 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 ट्रू। अच्छा, मुझे एक और चीज़ आपसे पूछने विच इज, जैसे कोई गाना रिलीज होता है या कोई मूवी रिलीज होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि टीआरपी स्टंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्या ये सच है कि ये बस मेरा वहम है गाइस, कि बस मुझे ये लगता है? होते हैं, सब होता है। 1-2 आप बता दो स्टंट, किस लेवल तक लोग अपना प्रमोशन के लिए जा सकते हैं? हमें कई लोग प्रेशराइज करते हैं, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, मेरा खुद कर लो, मेरा काम जितना है उतना ही करूँगा। बट ठीक है, ऐसा होता है कि सेट पर किसी की फाइट करवा देते हैं, चलो दिखावे के लिए, या फिर रिलेशनशिप मिथ्स बना देते हैं, ऐसा कुछ है ना, या फिर कुछ भी। अगर हमारा एक्ट है लड़ाई करने का, कपल में फाइट हो रही है, एक्ट ही यही है, बट उसकी बिहाइंड द सीन का ऐसे पोर्ट्रे कर दिया गया कि जेन्युइन लड़ाई हो गई। और ये हमारे साथ के बहुत मूवीज हम रोज देखते हैं इंस्टाग्राम पे कि 2 लोग लड़ रहे हैं। अब मुझे तो पता ही होता है कहीं ना कहीं कि ये तो कोई स्टंट ही होगा, ये नहीं है। राइट। लोगों को लगता है कैसे भी बस प्रोजेक्ट फेमस हो जाए, भाई चर्चा में आ जाए। क्या ये स्टंट एक्चुअली काम करते हैं? मतलब जो भी टीआरपी के लिए लोग कर रहे हैं, मतलब करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं, काम करते हैं। मुझे लगता है कि एडवाइस है उनके लिए कि जब प्रोजेक्ट रिलीज से 4-5 दिन पहले, हफ्ता पहले कर रहे हो तो ढंग से करो। मतलब उसकी भी स्ट्रेटेजी होती है। 3 महीने पहले तुमने कुछ करवा दिया, फिर तुम्हारा रिलीज 4 महीने लेट हो रहा है, तो भूल जाएंगे। वेरी ट्रू। तो अगर वो करना ही है
तो टाइमली टाइम करो। नहीं करो, उसको प्लान करो, राइट, वो चीज़ है। तो होता है ऐसा बहुत, वो काम काम करता है ये, काम करता बट है। मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, बट ठीक है, करता है काम। करते अगर हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि रिलेशनशिप हटा के और फाइट हटा के आपको एक टीआरपी के लिए एक स्टंट करना है, तो आप कौन सा करना चाहोगे इन दोनों को हटा के? बिकॉज ये दोनों बहुत कॉमन हो गए हैं, बहुत ज्यादा। मैं क्यों करूँगा? मतलब जस्ट इन केस जनरली हम बात कर रहे हैं। मे बी अ फाइट ऑन सेट, कुछ Okay. तोड़ फोड़ दिया, कुछ सामान तोड़ दिया, वो करा लो। बट अगर एक्टर ओके है कि भाई उसकी नेगेटिव इमेज बन जाएगी ना उससे, गुस्सा दिखाना है उसको, बदतमीजी, रूड बिहेवियर, क्योंकि लोगों को मसाला चाहिए होता है कहीं ना कहीं, है ना? तभी वो स्टंट बनता है। वो प्यार से तो क्या स्टंट बनेगा? 10 मिनट 2 चीज़ ही दिखेंगी फिर। वेरी ट्रू, लोगों को लगता है गुस्सा हो रहा है, बड़ा गंदा आर्टिस्ट है यार, उसकी फिर वो डिफेम करना शुरू कर देते हैं, वेरी ट्रू। तो वो पॉपुलर हो जाता है फिर वो। नेगेटिविटी इज पब्लिसिटी नाउअडेज। एग्जैक्टली, जितना नेगेटिविटी, जितने भी रियलिटी शोज देखते हो, लेट्स नॉट टेक द नेम्स, बट वो लोग चिल्लाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, वो लाउडनेस जो होती है ना, तो वो ऑडियंस देखती है यार, ये तो ये रुक जाओ, ये देखते हैं ऐसे ना, देखते देखते हाँ ये सही है, गुस्सा आ रहा है इसको, तो प्यार से बात करेगा, कोई अच्छी सलाह देगा, ज्ञान देगा, सब ऊपर निकाल देंगे उसको। तो एंगर एक्चुअली इज द मेन की। मेरी observation है ये। वेरी स्ट्रेंज। एंड इससे मुझे एक और चीज याद आई, आई वोंट टेक द नेम, बट एक रियलिटी शो है, ठीक है, वो खत्म हो गया। उधर एक इंसान था, उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी कहीं बाहर है, बट उधर उसने अंदर जाके शो में एक कनेक्शन बनाया। कट टू दैट, अब वो किसी और रियलिटी शो में गया है एंड ऑडियंस को पता है कि इसकी बंदी है, बट उधर भी वो किसी और के साथ कनेक्शन बना रहा है। मतलब ये क्या चल रहा है? ऑडियंस को तुमने बेवकूफ समझ के रखा है एंड कास्ट भी ऐसे लोगों को कर रहे हैं। स्ट्रेंज ये चीज है। एक सिंपल सी बात है, जो शो है उसको चाहिए जो ऐसे लोग ही चाहिए ना, जो क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। हाँ, कौन देगा टीआरपी? अब कोई सोबर बंदा होगा, हाँ जी परमात्मा का नाम लीजिए, लोग उनको टीआरपी नहीं मिलेगी। Right. जो गालियां देगा, जो ये जो Love angle चलाएगा, 3-4 गर्लफ्रेंड बनाएगा या कुछ भी ऐसे काम करेगा, तो उनको लोग खुश होकर देखेंगे इंस्टाग्राम पे कि यार ये बढ़िया है, मसाला है। अगेन मसाला मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, बट वो मसाला वहीं से निकलता है, तो लोग उनको लेते भी हैं। और वो बंदे को पता है भाई मैं ये हरकतें नहीं करूंगा तो मुझे कौन जानेगा। ओके, अल्टीमेटली क्या होगा? फेम बढ़ेगा उस बंदे का, उस बंदे का फेम बढ़ा, उसका सोशल मीडिया एक्टिव बढ़िया हो गया, रन कर रहा है, और उसके इंस्टाग्राम पे स्कोर बढ़ गया। राइट, स्कोर बढ़ गया तो उसका काम आना शुरू हो गया। आजकल स्कोर इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स। तो बिजनेस बढ़ गया उस बंदे का, उसकी इनकम बढ़ गई, उसका बढ़ गया लाइफस्टाइल। ठीक तो है। ये एंड गोल है कि वो बन गया अमीर। उसका हो गया रोजगार योजना। बैठे बैठे वो नहीं करेगा तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। ये चीज़ तो मैंने भी देखी है काफ़ी, बिकॉज मैं रियलिटी शो ना बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो मैंने देखी है। समटाइम्स आई गेट पिस्ड सीइंग कि ये सेम चीज़ रिपीटेडली चल रही है, नहीं चलनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट कि टीआरपी चाहिए, ड्रामा चाहिए, मसाला चाहिए, तभी ऑडियंस रुकेगी। एंड हम तो इंडियंस हैं, हमें तो मारदार चाहिए ही चाहिए, विदाउट दैट तो हमारा नहीं चलता। हम थोड़ा सोबर चीज़ों को थोड़ा कम पसंद करते हैं। हमें संत लोग पसंद ही नहीं आते। संत भी आते हैं पसंद, अगर वो बोल दें कि 17 में 7 होता है वो हमें पसंद आ जाते हैं, क्योंकि हमें मजा आता है वो देख के कि कुछ ऐसी अटपटी सी कोई बात बोल दे तो। राइट। आपके साथ इस इंडस्ट्री में, पर्टिकुलर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कभी स्कैम हुआ है? आपका नाम कभी किसी ने यूज़ कर लिया हो, या आपको कहीं अननोन या अनवांटेड कॉल्स आए हों? ऐसे कुछ भी स्कैम हुआ है आपके साथ? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। ओह ग्रेट, आई वुड लव टू नो इट नाउ। मैं पता नहीं तुक्का मारा या फिर हमने सर्च किया। यू स्मार्ट एक्चुअली, यस यू आर स्मार्ट। ठीक है, तो ऐसा हुआ है अनफॉर्चुनेटली, मुझे ऐसे कॉल्स आए। अभी तो लकीली अभी नहीं हुआ, 3-4 साल हो गए, तो आते थे फ़ोन कि अरे आपको पैसे दिए हुए हैं, शूट कब कर रहे हो? मैंने कहा कौन से पैसे दिए, क्या हुआ? कह रहे वो 8 लाख रुपए दिए थे आपको, एक गुजरात से फ़ोन आया था। मैंने कहा मैं कभी गुजरात नहीं आया आज तक, ठीक है, और कभी मैंने कोई डील नहीं करी, मैं आपको फर्स्ट टाइम जानता हूँ, तो क्या मैंने पैसे लिए आपसे? कहता नहीं। मैंने बोला कहीं मैंने साइन की हूँ? अच्छा नहीं। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। कहीं कोई हमारी वीडियो कॉल हुई हो जिससे आपको लगा कि मैं ही हूँ या नहीं? और तो कोई किसी तरह से कोई मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम से कुछ गया आपकी तरफ से, ईमेल गया हो, तो कहीं से भी उसने हाँ नहीं बोला ना। Okay. अब मैंने बोला यार कोई भी रैंडम बंदा
आपसे मेरे नाम पे पैसा उठा लेगा तो वो तो आपकी गलती है ना। राइट। आप मुझसे बिना बात करे या पैसे दे दोगे, ऐसे तो मैं बोल दूंगा मैं उस बड़े स्टार को इतने 50,000 में ले आऊँगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं ऑब्वियसली मैं खराब बात बोल रहा हूँ फिर। राइट। तो जिससे जितना बना, हाँ। गोवा से कोई 4 लाख ले गया मेरे नाम पे, फ़ोन आया मुझे, मैंने कहा मैं तो नहीं आया था ना आपके पास। आपके नाम पे दे भी दिए पैसे? क्योंकि यार हमारा चल रहा था काम, हमारी प्रोफाइल चल रही थी कि मतलब क्या होता है, कई लोग अपने आप को बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स कि भाई 10 लाख रुपए का बनेगा प्रोजेक्ट, उसमें इसका ऑडियो होगा, ये डायरेक्टर है, ये वीडियो बनाएगा, तो ये कास्ट ले लेंगे हम इतने। तो वो पीपीटी बनाते हैं लोग और ऐसे अच्छे से प्रेजेंट करते हैं प्रोफेशनली, ऑडियो इसका, वीडियो इसका, आर्टिस्ट ये सारा पूरा। तो उनको लगता है यार ये अच्छा लग रहा है, सही है, इस पे लगा लेते हैं। प्रोड्यूसर्स प्रोफेशनल लग रहा है। हाँ, तो प्रोड्यूसर्स मान जाते हैं। राइट। अब उनकी आपस में डील हुई है, हम तक पहुंची भी नहीं है वो चीज़, हमें पता ही नहीं है। पीपीटी तो घर बैठ के बनाओगे ना लैपटॉप पे, आप चल भाई दे दिया, अरे बहुत हुआ है ऐसा। एंड फिर मतलब आपने कभी किसी को पैसे रिटर्न करे हैं कि आपने सॉर्ट कर लिया था? नहीं भाई, मेरा भाई मैं क्यों करूँगा। तो उन्होंने आपका जीना हराम नहीं करा फिर? नहीं, वो समझ गए ना कि उनके साथ गलत हुआ है। अच्छा। ऐसे क्यों कोई करेगा, उतने तो पागल कोई भी नहीं है ना, जीना आराम क्यों करेंगे। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैंने अगर जैसे मैंने इतने शूट्स करे हैं, मेरे ख्याल से मेरे 400 गाने हो चुके हैं आजकल आज तक। नाइस। 125 से ऊपर एड्स हो गई हैं। तो मैंने जिसका भी काम करा है भाई, हमने उसका तमीज से ऑनेस्टली काम डिलीवर किया है। जो पैसे की बात हुई है उस पर काम करके दिया, ठीक है। अगर हमारी तरफ से कोई भी ऐसी बात होगी तो हमें लोग काम थोड़ी देंगे, राइट। हम इतना काम कर रहे हैं, लकीली हम अच्छा काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं। तो अगर हम ऑनेस्ट नहीं है तो हमें कौन काम देगा। तो अब कोई ऐसे भी कोई स्कैम कर रहा है किसी के नाम पे, तो वो उसकी दिक्कत है, वो उससे निपटे, सिंपल बात है। 1-2 बंदे हुए थे तो फिर हमने कंप्लेन भी करी उनकी कि मुझे ऐसे बिना मतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, मैंने तो कुछ नहीं करा। फिर उन पे लीगल हुआ तो वो फिर सॉर्ट हुआ। बट 4 lakhs 8 lakhs इज अ ह्यूज अमाउंट। 35,000 भी था एक बार, मतलब जिससे जो बना उसने उतना लूट लिया। हाँ भाई कितना ज्यादा ही डिस्गस्टिंग है, कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है। थोड़ी सी मेहनत कर लो, काम कर लो गाइस, लूट आप मचा रहे हो। सो डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। इंडस्ट्री में एक बहुत कॉमन है, पैसे मर जाना कभी कभी। अच्छा। स्कैम हो जाना, जो हमने नहीं आजकल स्कैमर वाली भी चीज बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत नेक्स्ट लेवल। इनफैक्ट मेरे साथ भी एक स्कैम होते होते बचा था। सो आई गॉट अ कॉल कि आपने कोई अपना डिलीवरी लाइक आई गेस हैश एंड वीट की कुछ आपने भेजी है। अच्छा, आपके साथ भी हुआ है? उसमें हैश एंड वीट नहीं था, उसमें नकली पासपोर्ट्स और हाँ एक वो था, राइट था, वो भी सब कुछ था। मेरे को ये कॉल आया था कि आपने अपना पार्सल कहीं भेजा है इंटरनेशनल। यस। मुझे पता था मैंने कोई भी पार्सल इंटरनेशनल नहीं भेजा है। तो फॉर द फैक्ट मुझे पता चल गया ये तो भाई हाँ ये तो स्कैम चल रहा है मेरे साथ। फिर मैंने कहा अच्छा, मैंने सुना पहले उसकी बात, अच्छे से सुनी, 15 मिनट दिए उसको कि तू बता तुझे क्या बताना। फिर मैंने उसको जो सुनाया था ना, तो मेरे को ना आपसे एक चीज पूछना है। एंड अभी जैसे हमने ये देखा था खतरों के खिलाड़ी, उस पे आसिम का मैंने देखा अग्रेशन वाज वे टू मच। एंड मैंने आपकी भी प्रोफाइल गो थ्रू करी थी एंड आपने आसिम के साथ काम भी कर रखा है। तो क्या एक्चुअली आसिम इतना अग्रेसिव है बाय नेचर? बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे ऐसा। नहीं, वो जो रियलिटी शोज में कर रहे हैं वो उनका पर्सनल चीज़ है, मैं उसमें कभी कुछ नहीं बोल सकता। वो सिचुएशन में भी ऐसी होती है कि वो गुस्सा हो जाते होंगे, लेकिन मेरे साथ तो सेट पे मुझे बड़ा मज़ा आया। और इनफैक्ट ऐसे कुछ हार्ड टाइम भी शूट पे रहे कि जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट वो बहुत कोऑपरेटिव, सपोर्टिव और बहुत चिल किस्म का इंसान। मतलब इवन हम वैनिटी में बैठे हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, गेट्स वेरी एक्साइटेड कि अक्षय यही भी करते हैं, वो भी करते हैं, ऐसे भी लेते हैं। तो वो मतलब ही इज़ वेरी पैशनेट एंड बहुत पॉजिटिविटी वाला मुझे तो लगा उनका बिहेवियर। हमने 3 शूट करे, 2 गाने और एक ऐड, बड़ा मज़ा आया। और बहुत चिल किया हमने, हंसे खेले, बड़ा हमने तो बहुत एंजॉय करा मस्त। तो क्या मैं इसको टीआरपी स्टंट फिर से कह सकती हूँ? ये जो खतरों का खिलाड़ी उसका पंप करने के लिए उसने करा यूज आसिम को। ये टीआरपी स्टंट होगा, ये एक सिचुएशन होती होगी यार। कोई अगर हम देखें बिग बॉस में, आप 3-4 महीने आप एक घर में हो तो शायद सिचुएशन ऐसी जाती है कि आप लड़ पड़ते हो, ठीक है। और या फिर अगर आप बात करें खतरों की, तो वो सिचुएशन ही होती है कि 2 लोग की नहीं बन रही तो लड़ पड़े, ठीक है।
तो वो उनका पर्सनल डे है, उस पर कुछ नहीं घुस सकते। मेरे साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं तो चाहता हूँ बार बार साथ में काम करें, मुझे तो बड़ा मजा आता है। ओके, एंड एक्चुअली मुझे भी ना आसिम, मैंने बिग बॉस में बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो मैंने आसिम का सीजन ज़रूर देखा था, एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज ऑफ आसिम एंड सिद्धार्थ, दीस टू वर माय फेवरेट। तो मैंने उधर देखा था, ही इज आई इन दैट शो ही वाज अ वेरी काम गाय, एंड जनरल में भी जैसे आप बता रहे हो तो होगा, इफ यू आर सेइंग। एग्जांपल और है, सॉरी मैं बात ना काटूं, अब मुझे बिग बॉस के बाद मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड मिला, जैसे मतलब हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रतीक सहजपाल सब जानते हैं। अब वो भी बिग बॉस में लड़ते थे, सबने देखा, वो गुस्सा हो रहे हैं, आसिम की उनसे लड़ाई हो रही है। पर्सनली मैंने शूट करा है, मोस्ट हम्बल गाय, मोस्ट हम्बल गाय, मोस्ट हम्बल एक्टर। वो बंदा जहाँ उसको बोलो वो खड़ा हो जाए, बैठ जाए, सर हाँ जी सर, ओके सर, वेरी, और पैशनेट तो सब है देखो बहुत ज्यादा, प्लस मजा आता है ना, कोई टेंट्रम नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई गंदी गलत डिमांड नहीं कि ये चाहिए वो चाहिए, भाई वो इतना हम्बल बंदा है। तो मुझे लगता है बिग बॉस को छोड़ दो या कोई भी रियलिटी शो को छोड़ दो, पर्सनल लाइफ में लोग बहुत प्यारे हैं। भले आसिम की बात करो या प्रतीक की बात करो या किसी की, मैंने तो मतलब मेरा अच्छा एक्सपीरियंस ही है, राइट, और बना के नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सबके साथ काम कर रखा है। आपने आपका गाना प्रतीक एंड ईशा के साथ आया था, कैसा, मतलब उस प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बताना। यार वो बहुत मजा आया। तो ईशा को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, मतलब उसके स्टार्टिंग गाने हमने करे थे, तो ईशा के तो हम अच्छे से, मतलब हमारा अच्छा बॉन्ड है, शी कॉल्स मी भैया, सो उसके साथ तो बिल्कुल फैमिली वाली बात लगती है। तो और प्रतीक भाई भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसा लगा कि हम आपस में दोस्ती शूट कर रहे हैं, कोई कुछ भी कैसे किसी को बोल रहा है, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को फन कर रहे हैं, है ना, तो लगा ही नहीं, मतलब पता लगा ही नहीं वो कैसे शूट हो गया, और इतना अच्छा हो गया। इट्स मोर फन लविंग जब बहुत चिल होके इंसान शूट करता है, रादर देन एकदम अग्रेशन और वैसा। दोनों ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम्बल है और अपने काम को लेके सब सीरियस है और बड़े प्रोफेशनल है, कोई नेगेटिव कुछ नहीं, तो फिर मजा आता है यार काम करके। नेगेटिव कभी कोई मिल जाए तो लगता है यार दिन कैसे निकलेगा आज का शूट। एक्सपीरियंस रहा है नेगेटिव लोगों का? हाँ, मैं नाम तो लूंगा नहीं, बट 2-3 बड़े गंदे एक्सपीरियंस रहे हैं जिन्होंने बहुत नेगेटिविटी फैलाई है सेट पर। उन्होंने अपना बहुत ही ऐसे दिखाया कि हम बहुत बड़े हैं या कुछ है, रूड हो गए, बदतमीज हो गए। ठीक है यार, मुझे लगता है यार आप अपना काम करने आए हो, हम अपना काम करने आए हैं। सेट के बाद किसी ने किससे मिलना है, क्या करना है, अच्छे लोग मिलते हैं बाद में से। प्रतिवर में हम साथ में वर्कआउट करते हैं, मुंबई में हम मिलते रहते हैं, तो हमारा अलग ही अच्छा है। बाकी ये लगता है कि अगर कोई नेगेटिव मिल गया तो ऑब्वियसली हम कोई नहीं मिलता ना बाद में, राइट, तो बस ये होता है कि मुझे लगता है यार आप जितने मर्जी बड़े बन जाओ, आप हम्बल रहो प्लीज, आप बहुत अच्छे रहो, क्योंकि आपके साथ ना 100-200 बंदा और सेट पे काम कर रहा है। अगर आप खराब बिहेव करोगे तो वो बाहर जाके खराब भी आपका फीडबैक देंगे। अब वो भी देखो, आप किसी को हर्ट करोगे सेट पर, आप क्यों कर रहे हो भाई? हर बंदे की अपनी रिस्पेक्ट है, भले वो स्पॉट बॉय हो, और ये लोग भूल जाते हैं सारी चीजें। क्योंकि मैंने भी देखा है ना कि उनको एक अलग ही नशा रहता है फेम का, कि सो दैट वो उनके नीचे चलो कोई भी काम कर रहा है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। यू शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, एंड वंस यू विल डू द थिंग्स, द नीडेड थिंग्स, रिस्पेक्ट आप दोगे तभी आपको मिलेगा। एग्जैक्टली। बट दे नीड रिस्पेक्ट, बट दे डोंट वांट टू रिस्पेक्ट। ये अलग ही चलता है। एंड मुझे लगता है कि उनके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी होती है शायद, कि अगर हम ये सब नहीं दिखाएंगे तो लोग हमें हल्के में लेंगे। भाई नहीं लेंगे भाई, तुम्हें कास्ट इसलिए क्या, तुम बड़े हो, क्यों लेंगे? ये सब बच्चों वाली बातें हैं कि सिंपल बात है। अगर मैंने आपको कास्ट किया है, हमने आपको कास्ट किया, तो हम ऑब्वियसली हम प्रेज करते हैं आपको एज एन आर्टिस्ट। आप बड़े हो भाई, तभी आपको इतने पैसे दिए हैं। तो आप ये नहीं देख रहे कि अच्छा कोई आर्टिस्ट लड़ाई कर ले, कुछ भी बदतमीजी कुछ भी कर ले, तो सेट पर 2-3 घंटे खराब हो गए मान लो, तो उसको ये नहीं दिख रहा कि प्रोड्यूसर के पैसे खराब हो रहे हैं। शूट पर हर घंटे की कॉस्ट होती है एक। अगर आपकी गुस्से होने से किसी के 8-10 लाख खराब हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा लगना चाहिए, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आपको लगना चाहिए भाई मैं नहीं करूँ ऐसे, जल्दी जाऊँ, जल्दी रेडी होके आऊँ और सेट पर खड़ा होकर बोलूँ हाँ जी मैं रेडी हूँ, आप लेट हो, मेरी गलती नहीं, मैं खड़ा हूँ। वेरी ट्रू, ऐसा नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं ऐसे यार। अब आसिम की बात करो ना, वो आके बैठ जाते हैं, बैठ जाएंगे बस चल करते रहो। मैं कहा यार भी टाइम लगेगा, कोई नहीं, बैठा हूँ मैं यार, और बताओ। ऐसा भी कितनी बार हुआ है। मतलब ऐसे लोगों के साथ काम करके ही फन आता है।
फिर आते हैं भाई अब मैं पुशअप बनाने जा रहा हूँ, आप बता देना मेरे को। करो भाई, हमें टाइम लगेगा। way too more gymnastic, मतलब next level। ऐसे ही बंदे अच्छे लगते हैं अपने को। बिल्कुल। आप ये अभी जो आपने मुझे बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आप डील कैसे करते हो फिर सेट पे? बिकॉज आई नो फॉर द फैक्ट जब 16 घंटे स्ट्रेट आप शूट करते हो ना, देन यू कैन नॉट अफोर्ड टू फाइट और लूज योर टेम्पर। क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि गुस्सा आया खत्म हो जाओगे वहीं पे। तो ऐसे लोगों से आप डील कैसे करते हो? यार मैं ना, जैसे कि मैं जितना हम्बल रह सकता हूँ, अपनी बात को बता सकता हूँ, मैं उतना अपना बेस्ट ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी उनका वो भली वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, बट मैं कहता हूँ कि आप काम डाउन, हमारा ये मतलब है, हम ऐसे ऐसे चीज़ को चाह रहे हैं, तो ऐसे कर लेते हैं। खराब कोई अगर बिहेव करे, लकीली बहुत नहीं हुआ, 2-3 बार ही लाइफ में ऐसा हुआ होगा, तो फिर उनके मैनेजर्स को बोलना पड़ता है कि मैं अपने आर्टिस्ट को बदतमीजी नहीं कर सकता। मतलब मुझे लगता है यार मुझे 2 मिनट लगेंगे उल्टा बोलने में। Very true। पर मुझे इतना पता है कि मैंने अगर उसको उल्टा बोल दिया तो जो सेट पर 100-200 लोग देख रहे हैं, उनके आगे उनकी बहुत खराब इमेज हो जाएगी। और मुझे अगर वो चला आएगा सेट से छोड़ के गुस्से में, ओपन ईगो में आएगा आर्टिस्ट, वो सेट छोड़ देगा, तो मेरा प्रोड्यूसर जिसने मेरे पे ट्रस्ट करके पैसा लगाया इतना, वो खराब हो जाएगा। क्योंकि आपको हमेशा उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब पैसा लगा रहा है और आप पे ट्रस्ट कर रहा है। और अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मतलब मेरे को बहुत देखना पड़ता है, तो कभी कभी सहना पड़ जाता है। फिर उसके मैनेजर को बोलना पड़ता है कि भाई इसको समझा ले, अच्छा बिहेव करो, हम कोई बदतमीजी किससे नहीं कर रहे हैं। उसे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही किसी भी रीज़न से, वही बात वो हम्बल होके बोल देगा ना, हम दिल से ठीक करेंगे उस चीज़ को। हमें कोई ईगो नहीं है। और मैं कभी भी नहीं अड़ता, पता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने जो बोला वही होगा। मैं तो कभी नहीं बोलता किसी को। मैं बोलता हूँ आओ डिस्कस करते हैं, आप मुझे कन्विंस कर दोगे तो मैं कर दूंगा, अगर मैं आप कन्विंस कर पाऊँ तो आप वो कर लो, मेरी बात को मानो। सिंपल बात है। अल्टीमेटली जो स्क्रिप्ट है वो फॉलो करनी है हमने, सिंपल। भाई फॉलो भी होनी चाहिए, और ऐसे ही काम होता है यार, शांति पीसफुली काम करो और क्या। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे शूट्स ना स्ट्रेच हो ही जाते हैं एंड वो लोकेशन आपने लिया 16 आवर्स के लिए या 12 आवर्स के लिए, बट कट टू दैट उसी लोकेशन पे कोई और शूट होना है, अच्छा, बट वो स्ट्रेच हुआ, तो आपको सारे जितने भी टीम मेट्स हैं आपको उनका कमर्शियल बढ़ा एंड फिर परमिशन लेना, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि 2 शूट्स बैक टू बैक एट सेम लोकेशन पे हैं, आपका एक शूट है एंड देन उस 12 या 16 घंटे के बाद किसी और का शूट है, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आपका शूट खत्म ही नहीं हो पा रहा है, तो वो प्लेस फिर आप कैसे लेते हो? हुआ है एक दो बार ऐसा, कई बार ऐसा हुआ है। ऐसे मुंबई में हम शूट कर रहे थे, बारिश बहुत तेज थी, ठीक है, और हमारा एक शॉट था एक्सटीरियर बाहर, और उतनी बारिश थी कि हम नहीं ले पा रहे थे, और हमने प्रिपेयर भी किया था जितना हम उसको कर पाते, बट वो सब खराब हो गया था। और हमारा पैकअप होना था, पर हम 3 घंटे लेट हो गए थे बिकॉज ऑफ रेन, और नेक्स्ट जिसका था वो आ गए थे टीम। ओके। तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप पहले अपना इंटीरियर कर लो और हमारा सेटअप एक्सटीरियर है, तो हमने उनकी भी हेल्प करी फिर सेटअप चेंज कराने में कि आपको भी लॉस ना हो, और उन्होंने हमारी भी हेल्प करी। सो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, वो बहुत समझते हैं इस चीज़ को, वो बदतमीजी नहीं करते कि भाड़ में जाओ, गो टू हेल, मत नहीं कि मुझे तो ऐसे नहीं मुंबई में बहुत अच्छे लोग मिले हैं भाई कि वो बताते हैं, मतलब वो सपोर्ट करते हैं। वो दिख रहा है उनको यार, बेचारा उसका भी खर्चा है, खराब हो जाएगा, तो वो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी टीम हमें दे दी, और मतलब अगर हम 50 लोग थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 लोग थे, तो हमने 100 मिलकर दोनों काम निपटाए फिर। How cute and beautiful ये इतना it is. बढ़िया एग्जांपल मुझे जो लगा, मैं इतना खुश हुआ है यार, करो यार आप, हमें बहुत अच्छा लगा ऐसे। और एक्चुअली ऐसे लोग फिर मिलते भी नहीं है जल्दी से, बहुत कम ही ऐसे लोग मिलते हैं। आप फिर मुझे बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मुंबई, अगर मैं आपको कहूँ चंडीगढ़ या मुंबई, शूटिंग में आपको सबसे ज्यादा क्या बेस्ट लगेगा, कौन सी लोकेशन? ये डिपेंड करता है मैं शूट क्या कर रहा हूँ। अच्छा। म्यूजिक वीडियोस में आई लव चंडीगढ़। वहाँ के म्यूजिक वीडियो में जो पैशन है लोगों में, वो मुझे दिखता नहीं कहीं और अगर मैं कमर्शियल शूट करता हूँ, म्यूजिक एड शूट करता हूँ, तो फिर मैं मुंबई प्रेफर करता हूँ। ओके। क्योंकि टेस्ट है ना, उधर जो लोग हैं, वो ज़्यादा लोग यहाँ पर एड्स के, मूवीज़ के ज़्यादा लोग अच्छे आपको मुंबई में लेंगे, टीम जो मैं लेता हूँ। और म्यूजिक वीडियो की जो जुगाड़ बोल लो, सस्ते में भी करना है, बढ़िया शूट करना है और पैशनेट काम करना है, 12 घंटे नहीं देखने घड़ी में, तो वो आप चंडीगढ़ जाओ। चंडीगढ़ जाओ, मोहाली बेसिकली मस्त एकदम रहता है उधर। ये तो है।
वड़ा पाव के बारे में कुछ बताना चाहोगे भाई, जिससे कि मैं बात करती हूँ, दिस वड़ा पाव क्या है ये मुंबई का वड़ा पाव, मुझे कब खिलाओगे आप? आपको ही खिलाना आप पड़ेगा। आओ यार मुंबई, जब मर्जी में खिलाता हूँ आपको वड़ा मुंबई पाव। में वड़ा पाव खाने जाऊँ? दिल्ली में तो आप वहाँ खाओ ना जो वड़ा पाव बेचती है उनके पास खाओ। I don't want to talk about this topic. मैंने कभी खाया नहीं उनके हाथ के वड़ा मैंने पाव, भी नहीं खाया। बट मैं मुंबई में खुश हूँ वही खाऊंगा। यमी होते हैं वहाँ के। बढ़िया होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमने इनिशियल डेज में तो बहुत खाए हैं, अब थोड़ा लगता है कि डाइट कॉन्शियस हो जाओ, नहीं खाना ये सब, बट पहले तो बहुत खाए मैंने वड़ा पाव। सो आप भी अपने डाइट में चले गए हो? मैं अभी Like healthy life. मैं 2-2.5 महीने से थोड़ा मैंने 8 किलो लूज किया है अभी। Oh, nice. पहले मैं काफी मोटा हो चुका था, इतना वो स्ट्रेस था काम का वो सब का, तो फिर अभी थोड़ा सा मैं ध्यान देता हूँ कि मैं तमीज से खाऊं, तमीज से चलूं। पर पता है वड़ा पाव एक इतनी अच्छी बात है, इट्स अ ब्लेसिंग पता है मुंबई की, कि जो बंदा बेचारा स्ट्रगल कर रहा है, पैसे नहीं है उसके पास, वो 10-20 रुपए में पेट भर सकता है अपना। राइट। ये कोई मतलब खराब बात थोड़ी है। मैंने वड़ा पाव से रिलेटेड अंकिता लोखंडे का भी सुना था। हाँ। जब वो ये पवित्र रिश्ता कर रही थी, तो उन्होंने ये चीज कहा था कि उनके पास पैसे नहीं रहते थे, एंड फिर वो वड़ा पाव और एक पानी की बोतल खा के शी यूज्ड टू सर्वाइव, एंड इट वाज लाइक यार आई नीड टू टेस्ट वड़ा पाव। मैंने भी कई बार करा ऐसा, नॉट बिकॉज़ ऑफ पैसा ठीक था। जल्दी है, कोई भूख मिटानी है, हम कहीं से बाहर है, कुछ नहीं मिल रहा, 10-20 रुपए के 2 वड़ा पाव ले लिए, एक छोटा पानी ले लिया, 10 रुपए 30 रुपए में ऐसा पेट भर गया, 4-5 घंटे भूख लगी नहीं, अब काम पे ध्यान लगाओ। बहुत इंस्टेंट है वो चीज। तो अनहेल्दी भी आई गेस। अनहेल्दी क्योंकि मे बी उसमें अच्छा एंड हेल्दी, यस, अच्छा आई थॉट अनहेल्दी बोला मैंने, नहीं एंड हेल्दी। हाँ हेल्दी बोलो कि अगर वो वही तेल को यूज कर रहे हैं बार-बार, तो फिर नहीं है मतलब, तो वो हेल्दी नहीं है। अगर आप किसी सही जगह से ले रहे हो जो थोड़ा हाइजीन फॉलो करते हैं, तब वो ठीक है, बुरा नहीं है। बट ठीक है, जिसको मतलब मैं खराब नहीं बोलता उसको, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ वड़ा पाव की, और अच्छी चीज़ है, बहुत टेस्टी होता है। मुझे खाना है, मैं जल्दी मुंबई जाके वड़ा पाव, सबसे पहले वड़ा पाव खाऊंगी। मैंने अभी मिर्च खाने का शौकीन हो तो शेजवान वाले भी आते हैं आजकल। नहीं, मैं तीखी नहीं हूँ एकदम भी। आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है, फिल्मिंग, एड की डायरेक्टिंग, म्यूजिक वीडियो? आप दोनों चीज नेक्स्ट लेवल करते हो, बहुत अच्छा ठीक है, लेकिन इन दोनों में अगर मैं ये कहूँ कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा? तो म्यूजिक वीडियोस से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं वो कभी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो मुझे वो मेरे लिए एक अब वो हॉबी बोल लो एक तरीके से, या पैशन बोल लो, मुझे बड़ा मजा आता है म्यूजिक वीडियो प्लान करके, बहुत ही खुशी से करता हूँ म्यूजिक वीडियो। एड्स में मुझे अब ज़्यादा मज़ा इसलिए आने लगा है क्योंकि वो मेरे लिए कुछ अलग था, कुछ साल पहले ही मैं शुरू कर पाया, और वहाँ से लर्निंग बड़ी अच्छी हो गई मेरी, है ना, क्योंकि वो अलग था मेरे लिए। डायलॉग्स पे काम करते हैं हम, बोलते हैं, म्यूजिक वीडियो में लिपसिंग चल रही होती है। राइट। सही फिल्म मेकिंग तो एड्स है, बिकॉज वो आपका रास्ता खोलता है लॉन्ग फॉर्मेट के लिए, मूवीज के लिए, वेब सीरीज के लिए, और कहीं ना कहीं सबका वही गोल है। सो जब से मैंने एड्स शुरू करे ना, तो मतलब चीज़ें खुल गई मेरे साथ काफ़ी। सो अब मुझे ज़्यादा मज़ा एड्स में आता है। ओके। हाँ, लेकिन मैं छोड़ता नहीं म्यूजिक वीडियोस, जब मेरे पास अच्छे आते हैं। हाँ, मैं चूज कर लेता हूँ कि ये नहीं करना, ये कर लूंगा। पहले तो वही करता था ना यार, तो फिर क्यों मना करना, जब तक बहुत बुरा ऑडियो नहीं है तब तक मना नहीं करता था मैं। तो अब मैं चूज ही हो गया हूँ, और अच्छे प्रोजेक्ट्स करो, बट हाँ एड्स तो मैं करता हूँ, मुझे मजा आता है करके, वो छोटा भी हो बड़ा भी, मुझे तो लगता है यार हाँ इसमें तो बहुत स्कोप है क्रिएटिविटी का। ओके, एंड व्हाट इज योर टेस्ट ऑफ म्यूजिक? मैं जिस तरह का हूँ, मुझे तो मैं बहुत वेरिएबल हूँ, मतलब मैं लेकिन कोई एक गाना, चाहे सुख हो चाहे दुख, बस वो चलेगा? वो भी मूड पे डिपेंड करता है, बट मैं रोमांटिक गाने बड़ा पसंद करता हूँ सुनने। जैसे हाँ, तो अरिजीत के हो गए, सैड नहीं अरिजीत के, हैप्पी, या के तो मेरा फेवरेट सिंगर हमेशा रहे हैं। मतलब जब उनकी डेथ हुई थी तो मैं सब दिमाग खराब हो गया था कि तो मुझे के गाने पसंद थे ना, तो जो के का जॉनर था मुझे वो बड़ा पसंद है। ओके। और पंजाबी भी सुनते ही ऑब्वियसली। हाँ, तो रोमांटिक गाने मुझे मेरे फेवरेट लगते हैं मुझे सुनना। ओके। तो बाकी फिर सैड भी सुनते ही है, सब कुछ सैड तो चलता ही रहता है। सैड वो आई थिंक एक जोन होता है। हाँ, वो एक जोन होता है, उसको चलते रहना चाहिए। आज आप गाने समझते हो। हाँ, ओह नाइस लाइन। एक्चुअली पहले आप गाने सुनते थे, अब आप गाने समझते हैं। अच्छा, एक ना मैं अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, एंड मैं बहुत स्ट्रांगली इस क्वेश्चन पे बिलीव भी करती हूँ।
व्हाट आई थिंक इज आजकल के टाइम पे नंबर गेम बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा है इंडस्ट्री में, एज इन टैलेंटेड लोगों को चांस नहीं मिल रहा है, बट जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, जिनकी इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, वो हमारे कैमरे के सामने आ रहे हैं, उनको एक्टिंग की चांसेस मिल रहे हैं। एंड आई नो मैनी पीपल जो कि जिनके फॉलोअर्स काफ़ी अच्छे हैं, एंड टैलेंट, अगर टैलेंट के वाइज पे बात करें तो वो जीरो हैं, बट दे आर अर्निंग एंड उनको म्यूजिक वीडियो मिल रही है। मतलब इज इट लाइक दैट? क्या बहुत बहुत कॉमन बात है ये, और ये बड़ा दुख भी होता है जब मैं मजबूरी में, मेरे को तो कई लोग मतलब जो मेरे आर्टिस्ट या एक्टर लोग दोस्त हैं तो वो ऐसे बोल भी देते हैं, हक से गुस्सा कर देते हैं कि यार हमारे फॉलोअर्स कम है तो हमें कभी कास्ट नहीं करेगा। तो बोलता यार ये मेरी मजबूरी है, मुझे मेरा कोई शौक नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी फिल्म मेकर होगा, डायरेक्टर होगा, वो हमेशा अच्छा स्किल्ड या कोई टैलेंट को देखेगा ना, कि भाई इफ़ यू आर टैलेंटेड उसको देखेगा। राइट। तो ये तो प्रोड्यूसर्स का प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि क्योंकि उनको, और वो भी पता नहीं, शायद उनको गलत भी नहीं बोल सकते कि अगर वो फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट लगा रहे हैं तो वो एक्स अमाउंट फेमस कास्ट को लेने के बाद रिकवरी के चांस बढ़ाता है। क्यों लोग शाहरुख खान को लेते हैं, क्यों लेते हैं सलमान खान को? वो फेमस है ना उतने, राइट, बट वो टैलेंटेड भी है। नहीं ऑफ कोर्स, नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ मैं पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ। राइट। तो पॉजिटिव साइड ये है कि फेमस लोगों को लिया गया, और बिकॉज वो फेमस है, टैलेंटेड तो है ऑफ कोर्स, तो वो उससे फेम बढ़ा प्रोजेक्ट का, लोगों रीच बढ़ गई ना। अब यहाँ मुद्दा आ गया कि लोगों ने उस थ्योरी को, मैं यही बोलना, इसलिए मैंने शाहरुख खान का नाम लिया क्योंकि वो लोग तो देखो लेजेंड्स है ना। अब उनमें फेम भी है और स्किल्स भी हैं, तो वो थ्योरी ये थी कि आप फेमस और स्किल्ड लोगों को लोगे तो आपकी रीच बढ़ जाएगी प्रोजेक्ट, तो फेमस हो जाएगा, चल जाएगा। लोगों ने सिर्फ पार्शियल थ्योरी पकड़ ली कि भाई फेमस है ना बंदा, 10-20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इसको ले लो, भले उस सेट पे वो हक दे कुछ नहीं करे। और बहुत देखा है हमने ऐसा, मेरे साथ भी मैं एक्सपीरियंस किया है, मेरे और जो कलीग्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, बताते हैं, एक्सपीरियंस बताते हैं, वो तो बहुत टफ हो जाता है। मतलब आप सोशल मीडिया में तो आपके मस्त लाखों में लाइक्स हैं, बढ़िया, बट सेट पर आपसे एक्ट ही नहीं हो रहा यार, बिकॉज वो एक्टर्स है ही नहीं, एक्टर्स भाई है ही नहीं। मतलब इन लोगों को समझ में ये चीज़ क्यों नहीं आती है कि आप जो इंसान जिस प्रोफेशन में अच्छा है उसको उस प्रोफेशन में रखो। एंड एंगेजमेंट के पीछे दुनिया इतनी पागल हो गई है कि बस इट इज वेरी सैड। इसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये तो पक्का हमारा गाना चला देगा। नहीं होता ऐसा भाई, नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। हम अगर अच्छे स्किल्ड, एक ऑडियंस को अगर एक म्यूजिक वीडियो देखना है जस्ट फॉर हिज एंटरटेनमेंट, तो वो एक्टिंग देखेगा ना, राइट। उसे अब कोई ऑडियो सुन रहा है, उसे क्या पता किसने गाया है, उसे सिर्फ अच्छा गाना सुनना है, राइट। उसके बाद अच्छा लगेगा तो ढूंढेगा कि सिंगर कौन है, राइट। ऐसे ही अगर वो देखेगा कि अच्छा एक्ट कर रहा है, अच्छा लगेगा तो उसको सर्च करते हैं हम कि कौन है, वो होना चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है बस फेमस ले लो, फेमस हो जाएगा, एंगेजमेंट मिल जाएगी। हम तो डायरेक्टर हैं, हमारा तो काम ही है एक्टिंग निकालना। कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? मतलब कोई भी तो चाहिए उसके अंदर एक्टिंग। आप लोग का तो और ज्यादा फिर इम्पोर्टेंट रोल इस पे आप लोग प्ले करते हो, नॉन एक्टर्स से आप लोग एक्टिंग कराते हो। ओह माय गॉड, हाउ मच डिफिकल्ट। अब मुझे ना एक और मैं बहुत ज्यादा सीरियस सवाल पूछने वाली हूँ आपसे। पैसा मांगने वाले मेरे से? अच्छा ठीक है। मुझे सीरियसली बहुत जरूरत है पैसे की। एक तो पता है मैं अपना हंसना नहीं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो कंट्रोल करना क्यों है भाई? क्वेश्चन में हंसते हंसते नहीं पूछ सकती मैं जो क्वेश्चन पूछने वाले। और अगर कुछ आपने सीरियस बोल दिया यार, पता है एक बंदा मर गया। चलो ठीक है, लोग कितना ही ज्यादा बुरा बोलेंगे हमें अगर हम हंसते हंसते पूछेंगे ना। ठीक है गाइस, सीरियस होते हैं। ओके। उस बंदे का चेहरा देख के लग रहा है कि हम सीरियस हो सकते हैं क्या जिंदगी में। इस बंदे का नाम है ज़ैनिश सक्सेना। भाई क्या ही घटिया इंसान है। हमारा दोस्त हम घटिया बोल सकते हैं, आप मत बोलना। हाँ, बहुत प्यारा है, दिल का अच्छा है। एक इनको टाइम पे पैसे दे दे करो भाई प्लीज। वो हंस रही रो रही है वो। चलो ठीक है, ओके ओफू, ठीक है, इन नया सुना है ओफू। सो गाइस स्टार्ट करते हैं।
एक क्वेश्चन है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कास्टिंग काउच रियल है? बिकॉज ये मैंने बताया और लोगों से भी पूछा था, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं रियल नहीं है, कुछ लोग अपनी वर्डिंग्स नहीं शेयर करना चाहते थे इस पे, और अब आप आए हो, क्या ये अब आप आए हो, अब आप बताओ कैसे होता है। मैं नहीं करता भाई, बिल्कुल भी, बहुत दूर हूँ सब चीज़ों से। नहीं, क्या जी। ये रियल है? यार अगर इतना टॉपिक उठता है इंडस्ट्री में तो रियल तो है कहीं ना कहीं, बिकॉज मुझे लोग बताते हैं ऐसा ना, नॉट इवन विद गर्ल्स, लड़के बताते हैं, उनके साथ भी होता है। ओके। और मैं कुछ जानता हूँ ऐसे लड़कों को जिन्होंने बताया कि यार मैं उस फेमस कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया या उस बंदे से मिला तो उसने मुझे ऑफर किया ऐसा ऐसा, Okay. और बोला भाई ये तो, और वो बताते हैं कि ये तो इंडस्ट्री का पार्ट ही है, सब करते हैं, ऐसा ऐसा बोल देते हैं। और फिर बोलता है देखो मैंने वो ऐड किया शूट। तो ऐसा भी होता है, लोगों ने करा है, बट मुझे लगता है कि ये गलत बहुत है। और क्योंकि आप किसी के पैशन को या किसी के उसको आप तोड़ रहे हो, ठीक है, Right. आप किसी को गलत बात के लिए प्रोवोक कर रहे हो, ठीक है। और कितने मजबूर लोग हैं इंडस्ट्री में जो बेचारे छोटे छोटे शहरों से उठ के आते हैं, जो मेहनत करके आ रहे हैं, उनको क्या लगता है कि क्योंकि मैं स्किल्ड हूँ तो मुझे काम मिल जाएगा, बट तुम उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। राइट। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्राइम है ये, किसी को झूठी होप दे देना कि हाँ यार आप तो टैलेंटेड हो, आप मुझसे मीटिंग करने आ जाओ, ठीक है। और रोज मीटिंग के बहाने 10 चीज़ें हो रही हैं, और वो बेचारे लोग, कुछ लोग कर भी लेते हैं, है ना, कि उस होप में कि यार शायद मैं इससे जुड़ के रहूंगी या जुड़ के रहूंगा तो शायद मुझे काम मिल जाएगा। उसके बाद आप मतलब अगर आपको वही सब करना है तो भैया वो बोल के कर लो। आजकल तो बहुत इजी हो गया लाइफ में। हम कोई 50 साल 100 साल पहले की जनरेशन तो नहीं है, लोग आजकल बोल के कर लेते हैं और वो कर लेते हैं, उसमें ठीक है। उसमें क्या है, आप किसी को हार्म मत करो ना, और आप काम के बहाने कि यार मैं आपको काम दूंगा जी ऐसे ऐसे, और वो गलत है, उसे तो कास्टिंग काउच बोलोगे फिर आप। राइट। और इतना ज्यादा डेस्परेशन क्यों है टुवर्ड्स दीज थिंग, मुझे यही नहीं समझ में आता, ये लॉजिक नहीं आता समझ में। कोई लॉजिक नहीं है इस चीज़ में, ये सब घटिया बात है, तो बिल्कुल मैं बोलूँगा नीच बात है कि आप अपने थोड़े से नीड्स के लिए, हाँ नीड्स के लिए आप किसी के इमोशन को हर्ट कर रहे हो, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, मेरे कई आर्टिस्ट दोस्त हैं, कई हैं नए या फेमस, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बड़ा ब्लंट हूँ। कई लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं इस बात पे, ठीक है, जो लोग सच बोलते हैं अक्सर उन्हीं से नाराज कि यार तू हमें कास्ट नहीं करता या आप हमें कास्ट नहीं करते। बोलते भाई जब आपके लिए कुछ होगा मैं खुद फोन करूंगा आपको, और मैं 100 बार फोन करूंगा, करता भी हूँ। अगर मुझे लगता है आपके लिए मेरे पास कुछ शूट है तो मैं खुद फोन करूंगा आपको, यार आप इज इन अवेलेबल हो, मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, आप करना है आपने, मैं खुद फोन करूंगा ना आपको। मैं झूठ क्यों बोलूँ किसी को? राइट। मैं बड़ा ब्लंट हूँ, और कई लोग मुझसे नाराज भी होते हैं। मैं बोलता हूँ हो जाओ भाई, मैं तुम्हें अभी शायद खराब लगूंगा लेकिन मैं वैसे खराब नहीं हूँ कि मैं घटिया काम करूँ। राइट। तो कई लोग तो करते हैं ऐसा, यस बिल्कुल सच है। व्हाट डू यू थिंक, ये जो कास्टिंग काउच चीजें चल रही हैं इतने सालों से, ये बढ़ावा किसने दिया इस चीज को? इंडस्ट्री के लोगों ने बढ़ावा दिया है? वो लोग तो कर ही रहे थे स्टार्टिंग से, ठीक है, बिल्कुल कर रहे थे। मैं इसको बताएं बहुत ओपन में बोल सकती हूँ कि ये चीज होती है। चाहे लोग शुगर कोट करें कि जो लोग नहीं कुछ अचीव कर पाते हैं तो फिर वो कास्टिंग काउच का नाम लगा देते हैं। नो, इट्स ऑल बुलशिट। ये सारी चीजें हैं इंडस्ट्री में एक्सेप्टेड। अदर देन दैट इंडस्ट्री वाले तो कर ही रहे हैं, राइट। लेकिन अब जो नॉर्मल एक्टर बनना चाहते हैं वो लोग भी इसके लिए ओके हो गए हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्ट, दे वॉन्ट टू परस्यू दिस करियर फॉरएवर के लिए। तो कौन बढ़ावा ज्यादा दे रहा है? दोनों दे रहे हैं। क्या होता है कि बट डोंट यू थिंक, अगर जैसे कि सपोजिटली मैं गई ऑडिशन देने, या मुझे किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया, मैंने मना कर दिया, ठीक है, फिर मैं दूसरे जगह गई, मैंने उधर भी मना कर दिया, तीसरी जगह गई, उधर भी मना कर दिया, मैं मना करते चल रही हूँ। बट मेरे लाइन में जो लोग और हैं, अगर वो लोग भी मना कर देंगे तो शायद ये मौका आएगा ही नहीं ना। एग्जैक्टली, नहीं आएगा। लोग समझ जाएंगे कि भाई ये गलत है और इस पे कुछ हो नहीं रहा है। राइट। हाँ, वो तो क्या है, एक सिंपल बात है, डिमांड सप्लाई चेन हमने बढ़ी है ना, हम लोगों ने स्कूल से लेकर कॉलेज में। तो अगर इसको यहाँ देख लो कि डिमांड तो करेंगे,
जो गंदे लोग हैं वो डिमांड करेंगे, आप मना कर दो बिल्कुल अप फ्रंट होके, राइट। आप क्यों अपने काम के लालच में ये सब कर रहे हो। तो दो तरफा है ये चीज, जिसने घटिया हरकत ये मांग करी, जिसने फुलफिल कर दी उस चीज को, दोनों चीजें बेकार है। और सबसे ज्यादा बुरी तो होप दिखा के जिसने करा है ना, या फीलिंग्स में गिरा के किसी ने जिसने करा है ना, आई मीन इस चीज की तो माफी ही नहीं है किसी के लिए भी, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। I don't know if I should say this or not, but these thing is a sort of kind of a rape thing. हाँ ठीक है, रेप में आपका डिनायल में होता है, हाँ, आपका रेप क्यों हो रहा है, हाँ, बिकॉज आपको नहीं, राइट, जबरदस्ती लोग कर रहे हैं आपके हाँ, साथ, बट इधर आपके साथ वही चीज हो रही है बट एक्सेप्टेंस में हो रही है, क्योंकि होप है ना, क्योंकि होप क्योंकि है। वो झूठी होप दे दी आपको। और बट वैसे मैंने सुना है, देखो झूठी होप दी, सब कुछ कर लिया, काम नहीं दिया, हाँ, वो तो सबसे खराब है। कुछ लोगों ने काम दे दिया, ठीक है, तो लोगों को विश्वास होगा कि ये प्रोसेस तो ठीक है, चलता है, उसने यहाँ से विश्वास शुरू हुआ ना। क्राइम तब तक था जब वो सब करके काम नहीं मिला। राइट। कई लोग बताते हैं मुझे कि हमारा तो प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ इस बात का कि आपने ये सब करना है, आपको काम मिलेगा, और वो काम मिलता है उन लोगों को। समझ में आएगा कि यार ये तो इजी तरीका है और ऑथेंटिक चीज़ है, सब कुछ ये होता है, तो लोग बढ़ावा मिलता है इस चीज़ को, लोग करते हैं हैप्पीली। और मुझे लगता है भाई अगर वो खुश है, तू खुश है, तो भाई ठीक है, तुम करो फिर। बट मैं कौन तो बोलने वाला, अगर तुम दोनों ही खुश हो उस चीज में तो फिर तो कंसेंट आ गया ना, दो तरफा। राइट। तो वो फिर मैं से कुछ नहीं बोल सकता। किसी को जबरदस्ती आप ऐसे गलत चीजों के लिए प्रवोक करा रहे हो, वो तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें बैकएंड टीम को स्किल्ड लोगों को हायर करना ही हमारा टास्क होना चाहिए, जो उसके लिए एलिजिबल है, और खुद को भी लोगों को पता होना चाहिए कि हम कितने एलिजिबल हैं। राइट। अगर कोई भी एक्टर कोई भी है, उसे खुद को अक्ल होनी चाहिए कि भाई हाँ मैं इतनी टैलेंटेड हूँ या मैं इतना टैलेंटेड हूँ, तो मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। तो खराब रास्तों की फिर कोई स्कोप ही नहीं होगा, स्कोप ही नहीं रहेगा। दिस इज वेरी ट्रू। फुलफिल कर रहे हो तो वो मांग रहे हैं आपसे, बस ये है। एंड आई थिंक पता नहीं क्यों ऐसी कभी कभार फीलिंग आती है मुझे कि ये हम लोग की ही गलती है। यस, बिल्कुल है। ये हम लोग ही, देखो टैलेंट तो अब आजकल टैलेंट की बात कोई कर ही नहीं रहा है। हाँ। लोग या तो नंबर्स पे जा रहे हैं, अगर मेरे पास नंबर नहीं है तो तुम ये चीज कर रहे हो, हाँ। लेकिन तुम्हारे पास एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, अभी नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, साल भर नहीं मिलेगा, कभी तो मिलेगा। बिल्कुल। इफ इट इज रिटन इन योर डेस्टिनी इट विल बी योर्स। बिल्कुल। बट नो वन वांट्स टू वेट। हाँ, क्योंकि सबको पेशेंस नहीं है ना किसी के अंदर, सबको एकदम शॉर्ट में चाहिए सबको। Exactly. बस कल ही मैं स्टार बन जाऊं। वेरी ट्रू, यही मैं बोलने जा रही थी कि आज काम करो, कल मुझे फेमस होना है। हाँ, वो आजकल रील नहीं आती कि वो एक लड़का गया पतला सा जिम के अंदर, भैया बॉडी बनानी है, और घर में शादी है, कह रहा शादी कब है, कह रहा कल है। कल है। देखा था मैंने, देखा था ये रील। यही वो मतलब ये क्या है, पेशेंस की बात है ना, कहीं ना कहीं। आपको एक्टर बनना है, कल ही बनना है, तो देखते हैं यार नहीं धक्के खाऊंगा, ऑडिशन दूंगा 2-3 जगह, ये सब करके जल्दी काम मिलने का चांस है तो वो कर लो। तो भाई तुम पूरा कर रहे हो उस चीज को, तो तुम इक्वली खराब हो, मेरी नजर में तो तुम इक्वली गुनहगार हो इस चीज को। राइट। इक्वली गुनहगार ही है वो इंसान, मतलब। एंड पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे इस बात से भी है कि लोग करते हैं, ठीक है, आपका चॉइस है, आप करो। आई एम नो वन, यू आर नो वन टू क्वेश्चन, वी आर जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन, सो वी आर डिस्कसिंग। बट फॉर द फैक्ट आई नो सम पीपल जो करते हैं, बट आगे बोलेंगे मेरे टैलेंट ने बात करी है। फुट योर टैलेंट। राइट। मतलब आपके टैलेंट ने बात करी, सीरियसली। ठीक है, आप नहीं बता सकते किसी को कि आपने कॉम्प्रोमाइज करा है, कुछ भी करा है, मत बताओ। ऑब्वियसली कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि आप बताओगे ये चीज, बट ठीक है, डू नॉट शो योरसेल्फ लाइक पापा की परी टाइप्स। यार वो क्यों बताएगी कोई भी कि मैंने ये प्रोसेस को फॉलो किया था, वो तो ये बोलेगी ना कि मैं एलिजिबल थी, मैं डिजर्व करती थी, तो ऐसा होता है। जैसे मैं वही आपको बता रहा था ना कि मैं एक बंदे को जानता था, बहुत इनिशियल डेज की बात है, जब वो नया बॉम्बे आया था, हम दिल्ली में थे, तो उसने बताया कि यार मेरे को मैं कास्टिंग एक्टर के पास गया, लड़का था वो स्मार्ट सा, उसने बताया मैं एक कास्टिंग वाले के पास गया और उसने मुझे बोला कि एक ऐड है और इतने पैसे मिलेंगे, बढ़िया है, बट आपको ये सब करना पड़ेगा। हमें तो सुन के हिल गए कि अच्छा, ये तो पिक्चरों में सुना था, सही में होता है, हमारे तो बहुत नई बात थी उस टाइम। तो मैंने कहा फिर
कह रहा बस फिर बढ़िया शूट हुआ हमारा। मतलब मुझे लगा तो कुछ और बोलने वाले हो आप। मेरे को ये तो तू क्या कर रहा है, कह रहा बस वो अभी ऐड आने वाली देखियो। तो सही में कह रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, सब करते हैं। मैं कहा पागल है तू, क्या कर रहे हैं। कई लोग और वो तो मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस है। फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुआ तो मुझे तो ये इतने सारे एक्सपीरियंस सुनने को मुझे लोग बताते हैं, किसी ने लड़कों ने किया, किसी ने नहीं करा, जिसकी जो इच्छा थी, जिसको जो मंजूर था। तो ये होता है, बिल्कुल होता है। पता नहीं, बट ये बंदे पर डिपेंड करता है, वो जिसे करना है वो करे वो। एंड अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये भी चाहूँगी, जो अभी आजकल जो इंसिडेंट चल रहा है रेप केस का, हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? आपको लग रहा है मतलब व्हाट कैन वी डू, हम लड़कियां ऐसा क्या करें कि हम देश में सेफ रहें? बड़ा मन टूटता है, पता है। मतलब बड़ा ये सुनता हूँ ना, मैं देखता हूँ बहुत ही ना ऐसे दिल से खराब फील करता है। कितने घंटे ना मैं कुछ सोच नहीं पाता कि यार कितनी घटिया हरकत हो रही है। कोलकाता की बात करें भी हुआ है, दिल टूट गया कि ये क्या न्यूज़ सुन ली, क्या देख लिया, ठीक है। और कितने पहले रेप केसेस आए, है ना, कभी कहीं। तो और वैसे मैं मुंबई को बड़ा अच्छा और सेफ मानता हूँ। लड़कियां बड़ी सेफ फील करती हैं। रात को 4 बजे भी दे कैन वॉक फ्रीली मेरे सामने। कितनी बार ऐसा हुआ, किसी लड़के की हिम्मत नहीं है ऐसे गंदी टॉन्ट मार दे या उससे ऐसे मजाक कर ले, बकवास कर ले, या जैसे गाड़ियाँ घुमा के ले जाए उनको छेड़े। किसी में हिम्मत नहीं है। वो शॉर्ट्स में बैठी हैं, चिल कर रही हैं, घूम रही, वो किसी में हिम्मत नहीं है। तो आई रियली विश कि पूरा देश ऐसा हो पाए। हम जाते हैं बाहर, दुबई जाते हैं, वो कितना सेफ देखते हैं लड़कियों को, घूमते हुए कितना रिलैक्स कर रही हैं। थाईलैंड देखो, सिंगापुर देखो, मैं हर जगह देख लो, हर जगह, मतलब मैं भी जहाँ गई हूँ वहाँ पे मैंने देखा कि सेफ है यार, सब सेफ है। यहाँ पता नहीं क्या ही लोगों में पागलपन सवार है और इतना ब्रूटल तुम हो रहे हो। मतलब तुम इंसानियत को तो मतलब छोड़ ही दो, तुम कितना गंदे हो सकते हो भाई। वो तुम एग्जाम्पल दे रहे हो लोगों को। अब I mean, ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, 2-3 दिन मेरे वो, इनको क्या लगता है कि इन्होंने जो करा वो एक लड़की के साथ करा? नहीं, वो एक लड़की उसमें इन्वॉल्व नहीं करा भैया। आपने जो डर बैठा दिया हमारे दिल में। और खासकर जो लड़कियां दिल्ली में रह रही हैं। सॉरी गाइज अगर आपको बुरा लगे दिल्ली वालों को कि मैं दिल्ली के लिए बहुत बोल्ड स्टेटमेंट मारने वाली हूँ, बट दिस इज ट्रू। वी गर्ल्स आर नॉट सेफ इन दिल्ली एंड इट इज ट्रू। अब मैं बाहर निकलती हूँ रात में, मेरा बाहर निकलना होता है। अब मेरा वर्क प्रोफाइल ही ऐसे है कि मुझे बाहर निकलना है। कभी मीटिंग्स हो गई या मैं कभी पार्टीज करने चली गई, एंड ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है कि मैं ऑलमोस्ट बची हूँ इन सारी चीजों से। बिल्कुल होगा। तो हाउ कैन वी फील सेफ? और कोई मेजर स्टेप्स भी नहीं लिए जा रहे बाहर कंट्रीज में। अगर कोई ऐसा करता है तो वहीं पे शूट आउट कर देते हैं एंड क्या स्टेप्स लेते हैं, बट यहाँ पे तो केस को बस दबा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ये तो ना एक्चुअली बहुत ही घटिया चीज़ें हैं जो लाइफ में यहाँ पर देखने को सुनने को मिल जाती है हमें। और आई डोंट नो व्हाई दिल्ली में तो बहुत सुनने को मिलता है। दिल्ली तो पॉपुलर हो चुका है सब चीज़ों के लिए। मुझे दुख होता है, मैं दिल्ली वाला ही हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। तो बट मैं तो बस यही प्रे करूँगा कि चीज़ें ना हो, लोग समझदार हो और पेरेंट्स अपने बच्चे को सही सिखाएं कि भाई कि वो लड़के को भी सिखाएं कि गलत काम नहीं करना बेटा आपने, है ना। और मुझे लगता है कि वैसे पेरेंट्स कभी गलत सिखाते भी नहीं है, कि तो पता नहीं कहाँ से ये सीख जाते हैं हरकतें, या उनमें इतनी क्या डेस्परेशन आ जाती है कि उनको पता नहीं वो रेप तक का सोच पाते हैं। मतलब मेरे को सोच के डर लगता है कि मतलब कोई अगर लड़की आपसे बात नहीं करना चाहती ना, वही समझ जाओ कि वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वहीं दूर हो जाओ। इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब में होनी चाहिए कि अगर वो लड़की आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसके पास भी नहीं जाओगे और आप रेप करने का सोच रहे हो। मतलब ये थॉट प्रोसेस ही कितना खराब है। ये तो इंसानियत में आते ही नहीं ये लोग। मतलब आप रेप के बारे में कैसे, चलो आपने अपने माइंड में कोई थॉट, विजुअल थॉट बनाया है, आपके माइंड तक है ना, ओके, तब तक भी मैं तुम्हें इंसान बोलना चाहूंगी। लेकिन उस गंद को तुम बाहर निकाल रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डार्क वेबसाइट्स। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो है एक्चुअली बहुत बड़ी। आप दिखाते हो इन सारे साइट्स पे बहुत ही ओवरबाउंस्ड फिजिकल अट्रैक्शन, अफेक्शन, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता ऐसा रियलिटी में, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दोज साइट्स। एंड पता नहीं क्या बात करूँ, ये मैं जितना भी बात करूँगी ना, ये सराउंडिंग मैटर करती है। पता है जैसे मैंने ना लाइफ में ऐसे मैं
कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं ऑफिस में जॉब करना शुरू किया IT में। तो मैंने उन लोगों के साथ ही रहा जो पैशनेट थे, ठीक है। फिर मैं ये फिल्म मेकिंग मुझे परस्यू करना था, बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए IT छोड़ के इसमें आना। तो मैंने सराउंडिंग चूज सही करी। अब मुझे पतला होना था, फिट होना था, तो मैंने सराउंडिंग ऐसे बनानी कि मेरे आसपास सब वही होनी चाहिए जो इसी की बात कर रहा है। मैं सबसे खराब हूँ उन लोगों में, उनको देख के मैं ठीक सीखूंगा। अब ये मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट था। अगर मैं उन खराब चीज़ों में जाना चाहता हूँ तो मैं वही लोग ढूंढ लूंगा। राइट। घटिया सोच होगी तो मैं घटिया लोगों में बैठूंगा। कहते हैं ना पुराने लोग, संगत का असर होता है, और संगत तो बहुत मैटर करती है। अब जिन्होंने ये खराब घटिया चीज़ एग्जीक्यूट करी है, उनकी संगत वही रही होगी ना, ऑब्वियसली। जिसे निर्भया कांड किया था, उन लोगों की संगत थी ना इस तरह की। तो मुझे लगता है कि अच्छी सराउंडिंग में अगर हम चले और रहे, और हमारा गोल होना चाहिए लाइफ का जीने का कि हमें ये बनाना है करियर या हमने अच्छा बनना है, तो ये सब चीज़ें तो ठीक हो जाएंगी। घटिया सराउंडिंग से बाहर निकलना आई थिंक बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा, मतलब गंदे लोग के साथ आपको बैठना ही नहीं चाहिए। आप उससे अच्छा मर जाओ। मर जाओ, लेकिन गंदे लोगों के साथ मत बैठो। मैं इस इंडस्ट्री में मैं खराब बात बताता हूँ। मेरे को कई ऐसे लोग सिखाते हैं कि भाई वो लड़की बढ़िया है, उसे काम के बहाने बुला लो मिलने के लिए। मैं भाई मर जाना पसंद करूंगा मैं इसी हरकत करने से। अच्छा, अगर मुझे किसी से मिलना है तो मैं कभी भी काम के लालच से कभी नहीं मिलूंगा भाई। मैं रैंडम कहीं मिल गया, ठीक है, अच्छी बात है। काम का झूठा लालच दे के फिर नहीं करना, कभी नहीं करना। आप मर जाओ प्लीज, बिल्कुल मर जाओ। इससे बढ़िया तो इससे मुझे एकदम एक चीज याद आई जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वुमेन बीइंग मतलब विंग अ वुमेन लड़कों के लिए। मतलब वो लड़कियां ला रही हैं लड़कों के लिए पार्टीज में। मतलब मुझे जब वन ऑफ माय फ्रेंड ने बताया, फीमेल फ्रेंड, ठीक है, कि ब्रो हम लोग चिल करने चल रहे हैं, एंड शी आल्सो इनवाइटेड मी, हम लोग चिल करने चल रहे हैं, एंड वहाँ पे सो एंड सो गाइज हैं, एंड मैंने इन सारी लड़कियों को बुला लिया है। मैंने कहा डू यू नो, क्या ये लड़कियाँ जानती हैं उन लड़के को, क्या वो लड़के इन्हें जानते हैं? ने कहा नहीं, तू भी आ जाना, सब साथ में चिल करेंगे। मैंने कहा ब्रो, just to fill the table, bro, you are talking to someone you should not right now. I mean, लड़कियां और खत्म हो चुकी हैं। फिनिश forget it। पता है इस बारे में जितना बात करेंगे ना, ये हम बस स्ट्रेच ही करते रह जाएंगे। Let's not talk about this. अच्छा, you tell me, जी, how do you collaborate with artists as a filmmaker? Okay. अगर कभी आपने करा हो कोलैबोरेट, या आपका प्रेफरेंस हो किसी चीज़, मतलब किसी आर्टिस्ट को लेके कि मुझे ये चाहिए, तो एज अ फिल्म मेकर आपने कैसे कोलैबोरेट करा है उन लोगों से? देखो, हम तो एक सही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे अगर मुझे किसी एक्टर को कास्ट करना है, तो अगर वो मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, कोई फ्रेंड ही है, और मुझे छूट है कि मैं खुद बात करूं, तो मैं खुद बात कर लेता हूँ। बट प्रेफर ये करता हूँ कि कोई कास्टिंग डायरेक्टर रहे जो सारी हेडेक ले ले, क्योंकि सिर्फ किसी को कास्ट करना एक प्रोसेस नहीं होता, उसकी 100 लीगल चीज़ें होती हैं ना, मतलब डिलीवरेबल्स होते हैं कि तो वो कास्टिंग डायरेक्टर को हम बोल देते हैं, हम अपनी प्रेफरेंसेस दे देते हैं कि मुझे इस गाने में ये एक्टर अच्छा लग रहा है, आप इनसे बात कर लो। अगर वो मना करे तो फिर हम किसी और के पास जाएंगे। तो इस तरह से हम उसको चूज करते हैं। पर वो ऑडियो सुनने के बाद, स्टोरी या कंसेप्ट बनाने के बाद फिर लग जाता आइडिया कि इसमें ये बंदा जाएगा, ये सारी चीजें आएगा। ठीक है। एंड सो एक चीज और मुझे आपसे पूछने, विच इज, आपने एक प्रोजेक्ट ऐसा करा था जिसके दोनों आर्टिस्ट ना दो अलग थे, एक केसारी लाल एंड सपना चौधरी, एक भोजपुरी आर्टिस्ट एंड एक हरियाणवी आर्टिस्ट। मतलब ये आइडिया ही बहुत ज्यादा क्रेजी है। मतलब ये आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहोगे? हाँ, ये एक्चुअली कंपनी जेम ट्यून्स, तो उनसे मुझे आया था प्रोजेक्ट ये। तो उनके पास ये ऑडियो तैयार था, तो उन्होंने बोला यार हमें ये कास्ट करना है और हम ऐसे कास्ट कर रहे हैं, इसको आपने शूट करना है। तो मुझे भी लगा था ये तो काफ़ी मतलब डिफरेंट है। तो और
उनके लिए टफ भी था थोड़ा, खेसारी जी के लिए। वैसे तो बढ़िया आर्टिस्ट दोनों, सपना जी और खेसारी जी बहुत बढ़िया आर्टिस्ट, मतलब मज़ा आया काम करके। बट खेसारी जी का तो ये था थोड़ा, उनकी लैंग्वेज का तो था ना इशू, बिकॉज वो उनकी एक भोजपुरी लैंग्वेज कंफर्टेबल होती है, और उनकी मेहनत है यार, उन्होंने इतनी मेहनत से हरियाणवी गाना याद करा और परफॉर्म करा, और मतलब वो बहुत हार्ड वर्किंग लगे मुझे। हमने बहुत लेट नाइट तक शूट किया, और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स वो अपनी इंडस्ट्री में तो यार वो बादशाह है। तो हमने थोड़ा एक्शन भी था, वो हेलीकॉप्टर से, मतलब वो एक हमने उसको मतलब VFX किया था, बट हमने रोप से उतर रहे हैं, पूरा एक्शन टीम बुलाई थी हमने, बहुत मैसिव था वो शूट। तो लेकिन वो बहुत चिल थे यार, वो कोई नखरा नहीं, कोई टेंट्रम नहीं, हाँ पहनाओ ये करो, वो हमें भी सिखा रहे हैं कि ऐसा भी कर सकते हो, स्टेक को वैसा भी कर सकते हो। मेरे को बड़ा मजा आया। तो ये कि मुझे अच्छा लगा, मतलब काम करके उनके साथ, हाँ काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। नाइस। मतलब मैंने भी ये गाना सुना ना, मुझे भी ये गाना काफी ज्यादा अच्छा लगा। मेरा यही था यार, दो अलग लोग साथ में काम कर रहे हैं, एंड इट्स such a great collaboration, right. very nice collaboration. And also you have worked with Ajay Devgan. हाँ yes. तो इनके बारे में कुछ कैसा था आपका इनके साथ काम करते हुए? इनके साथ भी अच्छा लगा, और थोड़ा बस ये था कि जैसे उस नॉट इवन अजय सर, बाकी उनके साथ उस शूट में और भी प्लेयर्स थे ना, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, ब्रेटली, क्रिस गेल, अब इन सबको तो हम कब से देखते आ रहे हैं, बचपन से कह लो कि हम देखते आ रहे हैं उनको। तो वो शूट बहुत टफ था एक्चुअली। हमें पहले इनिशियली बता था कि हमें 3 से 4 घंटे मिलेंगे सिर्फ वो एक एड फिल्म शूट करने के लिए। और बट जब हम सेट पर आए तो मैं बड़ी प्लानिंग करके, मैं पूरा शॉट डिवीजन रेडी था कि ये शॉट यहाँ लेना, ये शॉट ऐसे 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 ऐसे। बट जब सबको मैंने ब्रीफ दिया तो सबने ये कहा कि उन सबकी कई प्रायर कमिटमेंट्स होती हैं, और ना वो इतने एक्चुअली बड़े लोग हैं कि यार वो एक फिक्स टाइम के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला यार 2 ही घंटे हैं बस हमारे पास। तो मैं डर गया था कि इतना सब कैसे होगा, बट सारे लोग बड़े अच्छे थे, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस ना बड़ा अलग होता है ना, क्योंकि वो आपके फेवरेट लोग हैं। अजय देवगन के तो सब फैन है यार, कौन नहीं है। मेरे तो बहुत अच्छी चीज थी वो। फिर हमने बस बहुत जल्दी में शूट खत्म करा, और मुझे लग रहा था कि कोई इतना बड़ा एक्टर है, इतना बड़ा है, तो कुछ कोई स्टाइल दिखाया, कुछ नहीं आया। डाउन टू अर्थ, इतने प्यारे लोग। यही होता है ना कि जो सही आर्टिस्ट होगा ना, जितना बड़ा आर्टिस्ट होगा उतना ही हम्बल होगा वो, और ड्रामा भी नहीं, कोई ड्रामा नहीं। अजय सर चिल्ला के आए, बैठे, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है, कह रहे वो उन्होंने समझा, कह रहे ओके चलो शुरू करते हैं। चिल सीन है, कोई दिक्कत नहीं होती। 2 चीज हमें और सिखा देते हैं बल्कि वो लोग, तो जिन्हें एक्सपीरियंस है, इतने मजा आता होगा काम करके ना ऐसे लोगों के साथ। आपसे मैं सुन रही हूँ तो भी मुझे इतना मजा आ रहा है, और आपने तो काम करा है, तो हाँ मुझे तो बड़ा मजा आया। और वो तो शूट बहुत टाइम से बात चल रही थी, बट वो फिक्स नहीं हो पा रहा था किसी ना किसी रीजन से। तो वो फाइनली हुआ। मैं पंजाब शूट कर रहा था, तो मैंने तुरंत में भाग के फ्लाइट करा के बॉम्बे गया 1 दिन पहले, फिर शूट करके दोबारा मैं चंडीगढ़ भाग गया, वहाँ पे शूट्स लाइन अप थे। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार, मजा आया काम करके काफी। एंड आपने तमन्ना भाटिया एंड नेहा शर्मा के साथ भी काम करा है, इन दोनों के साथ, बिकॉज दीज 2 गर्ल्स आर वेरी गॉर्जियस। द वे, मतलब देख के ही ऐसा लगता है भाई क्या कुदरत ने चीज बनाई है। यार इनके साथ काम करके देखो ना, तमन्ना भाटिया देख लो, अजय देवगन, उनके साथ इतना सारा क्रू आता है, इनके साथ खुद की टीम आती है, स्टाफ आता है इनका, तो दिखता है भाई आपने किसी आप काम एक्चुअली कर रहे हो, आज आप किसी बड़े आर्टिस्ट से काम करो, दिखता है आपको इतना उनका स्टाफ पीछे है। तमन्ना भाटिया के साथ हमने 2 बार शूट्स करे हैं, और काफ़ी सारे मल्टीपल एड्स थे उस दिन। तो जब फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, तो वो ऐसा था कि मतलब शी इज़ एक्चुअली वेरी प्रोफेशनल, कट टू कट रहते हैं वो, ठीक है, अब समझती हैं चीज़ों को, फिर एग्जीक्यूट करती हैं। तो फर्स्ट टाइम हमारा जेल होने में थोड़ा देर लग गई थी, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेस था, मल्टीपल शॉट्स थे, मल्टीपल वीडियोस थे। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम ने काम करा तो वो बहुत चिल होकर काम करा, क्योंकि फिर वो आपका अच्छा आइस ब्रेक हो चुका होता है, फिर आप मस्ती से काम करते हो, एक बार इंटरेक्शन हो जाता है ना, फिर वो मुझे कुछ बोल दे कि ऐसे मैं उनको ऐसे बोल रहा हूँ, तो फिर वो मस्ती मजाक में बढ़िया काम निकल जाता है, तो अच्छा रहता है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन अली फजल के साथ क्या, वो बहुत चिल, वो बैठे एक शॉट दे रहे हैं, तो माफिया वालों का कुछ कंसेप्ट था, वो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं यार
गॉडफादर का म्यूजिक प्ले कर दो पीछे तो मुझे फील चाहिए। फिर वो फील लेके बैठे हैं, अपना उनका शॉट है, वो सिगार है उनको पीनी है तो बैठे हैं। मैंने बोला गाना चेंज कर दूं, पागल है क्या यार, चले रहने दे। तो चिल बंदा यार, बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट है। एंड आपने तो एंटरटेनमेंट क्वीन के साथ भी काम करा, व्हिच इज राखी सावंत गाइस, ऑब्वियसली। मतलब गिव मी गॉसिप, राखी सावंत के बारे में मुझे कुछ बताओ आप। मुझे लगता है कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट। very much. She is very Hats intelligent. off. राखी सावंत इज वेरी इंटेलिजेंट। मुझे पता है वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, सब पता होता है। मतलब वो समझदार है काफी, बहुत समझदार हम है। तो बैक कैमरा बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। आप उनसे कोई कंसेप्ट शेयर करो, कुछ भी शेयर करो, स्टोरी, वो अपना दिमाग देती है, बढ़िया दिमाग लगाती है। मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा उनकी पर्सनल लाइफ में क्या है क्या नहीं है, वो पैप्स के आगे वो जो भी उनकी चलती है वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मुझे कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। मैं मतलब एज बीइंग प्रोफेशनल मैं देखता हूँ कि वो अच्छी एक्ट्रेस है भाई, प्रोफेशनल है बंदी और वो समझदार बंदी है। बस मैं ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। एंड राखी सावंत जो है ना, सेकंड राखी सावंत नहीं आने वाली है लाइफ में अब कभी। भाई उस बंदी की तारीफ ऐसी है, राखी सावंत की तारीफ ये है कि वो कितने सालों से लगी पड़ी है ना, और वो इंडस्ट्री से गायब नहीं हुई है। वही मैं यही बोल रही हूँ, वेरी स्मार्ट, कुछ ना कुछ कर देंगी। एंड शी विल मेक वन थिंग फॉर श्योर, व्हिच इज वी विल हैव स्माइल ऑन आवर फेस। करेक्ट है। मतलब वो भले अंदर से रो रही होंगी बट हमारे चेहरे पे स्माइल होगा। यार वो बिग बॉस के बारे में शी बिकेम स्पाइडरमैन, क्रेजी था। कितनी बार मैं खराब मूड में मैंने वो वीडियो लगा के देखी है कि यार अब वो उन्होंने जो मर्जी करा, वो कोई भी रीजन हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरे को बड़ा मजा आया, तो मुझे तो मजा आता है वो सब देख के। तो वो मतलब शी इज एक्चुअली एंटरटेनमेंट, वेरी शी इज an entertainment piece, a masterpiece and an entertainment queen is Rakhi Sawant, and she will never, no one can take her place, no one. वो एक ही है, वो एक ही है, ये भगवान ने एक ही बनाया है बस। आपने इतने ढेर सारे प्रोजेक्ट्स करे, मतलब काउंट भी मैं नहीं कर सकती, इतने प्रोजेक्ट्स आपने करे होंगे, एंड टच वुड आप करते रहो, ठीक है। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट जो आपको सबसे ज्यादा आपका फेवरेट हो? ऐसे मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज हर प्रोजेक्ट आई थिंक स्पेशल होता है। हर आपको काम कुछ सिखाता है, कुछ आपको फेम दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर तो नहीं बोल सकता, बट मुझे सारे अपने काम मुझे लगता है कि अच्छे ही हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि मुझे सब पसंद है अपने खुद के अच्छे काम जो भी है, भले वो गाने हो, भले वो एड्स हो, किसी में आर्टिस्ट अच्छा है, किसी में कंसेप्ट अच्छा है, तो मैं ऐसे कुछ आई कैन नॉट चूज एनी पर्टिकुलर वन। सो या आपने काम ही सब में इतना अच्छा करा है कि आप कैसे एक चीज चूज कर पाओगे। अच्छा तो नहीं चूज कर पाए, बट एक कोई ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आपने सोचा कि ब्रो दिस इज वेरी मच चैलेंजिंग फॉर मी? वो राम वाला जान निकल गई थी उसमें। आपने बताया, डर गया था मैं कि वो शायद शूट खत्म, मतलब वो बैकअप ना बोलना पड़ जाए या कोई परेशान ना हो जाए, लेकिन उससे डिफिकल्ट, क्योंकि वो उतने लोग संभालना बड़ा टास्क था, शूट करना कोई टास्क बड़ा नहीं था। मुझे लगता है हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब तो कुछ भी ले आओ हमारे आगे, क्योंकि जब कंट्रोल होता है ना सेट, तो आप राजा होते हो वहाँ पर। कंट्रोल ही नहीं है आपका, क्या करोगे आप? तो सबसे मुश्किल काम राम वाला प्रोजेक्ट था हमारा। ओके, एंड आल्सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद म्यूजिक ट्रेंड्स? यार मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहता हूँ। ओके, ये गलती भी है कि मैं ज़्यादा टाइम रहता हूँ, मुझे सारे मीम्स पता होते हैं ना, मैं बहुत मीम्स देखता हूँ, फॉरवर्ड करता हूँ, तो उसमें गाने भी दिख रहे हैं जो ट्रेंड है। मैं ट्रेंड को बहुत देखता हूँ कि कौन सा ऑडियो चल रहा है, क्या चल रहा है, कि इतना हम सोशल मीडिया में एक्टिव है, जो हमारा जॉब भी है। तो वहाँ से फिर सब आप सारी अपडेट ले लेते हो कि लाओ इंस्टाग्राम मैं पूरा लेके देन आई विल मेक अ मास्टरपीस, एंड फिर मैं दूसरा हिट दूंगा। हाँ, फिर मैं बहुत डिफरेंट कंट्रीज के भी कंटेंट बहुत देखता हूँ। ओके, मैं कोरियन वीडियोस में देख लेता हूँ, मैं स्पेनिश, जर्मन, जो कुछ ऐसी कंट्रीज है जो लोग जानते भी नहीं, तो वहाँ के भी कंटेंट देखते रहते हैं। क्या पता कहीं से कुछ समझ में आ जाए, इन्फ्लुएंस हो जाओ उस चीज़ से, ना, रेफरेंस मिल जाती है 10 चीज़ों की। तो वो अलग अलग देख के सीखते रहते हैं हम कुछ ना कुछ। ठीक है, एंड वन लास्ट क्वेश्चन जी, एंड देन आई विल एंड दिस पॉडकास्ट, व्हिच इज पैप्स तो फेमस है, यू नो, सब लोग लेते हैं पैप्स, लेकिन आजकल कुछ स्प्लिट्स विला या कुछ रियलिटी शोज वाले
बस अपना नाम, नॉट इवन रियलिटी शोज, आई वुड से नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स हु जस्ट वांट टू गेन सम अटेंशन एंड वांट टू गेन दैट विजिबिलिटी ऑन सोशल मीडिया, दे कॉल पैप्स। मतलब ये पैप्स का इतना क्रेज क्या है मुझे समझ में नहीं आता। पैप्स भगवान बन गए मुझे ऐसा लग रहा है आज के डेट में। तो पैकेजेस होते हैं इनके पैप्स के, ठीक है, पैप के पैकेजेस होते हैं जो, क्या मुझे बता सकते हो? हाँ, मतलब डिपेंड करता है कि कितना बजट है आपका। ठीक है। कोई आपने किसी को से कुछ लोगों को, सारे बिकाऊ नहीं होते ये नहीं बोलूँगा, कुछ का है चलो वही कि एक मंथली आपने किसी से एजेंसी से आपने टाइप कर लिया, ठीक है, ₹1,00,000 महीना, ₹2,00,000 महीना, 50,000 महीना, जो आपका बजट है, ₹8,00,000 महीना। तो फिर जहाँ भी जा रहे हो पीछे पीछे घूम रहे हैं आपके, और बढ़िया चीज़ें हो रही है। और कुछ जेन्युइन भी होते हैं, है ना, कुछ बहुत जेन्युइनली, मतलब अगर कोई स्टार फेमस हुआ है रिसेंटली तो उसके पीछे पीछे भी जाएंगे और वो जेन्युइन न्यूज़ चाहते हैं। मतलब मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो बहुत बढ़िया पेपराजीज हैं जो रन कर रहे हैं, और दे वेरी ऑनेस्ट, बहुत न्यूट्रल लोग हैं। तो बेसिकली अब वो पेड हो या अनपेड हो वो छोड़ देते हैं। मेन बात है कि उनको क्यों मजा आ रहा है पैप्स को बेसिकली अच्छा एक्टर मिल रहा है अपने पेज पे के लिए, और उस बंदे को जिसने भी हायर किया उनको, उसको पता है मेरा फेम बढ़ेगा इससे, मेरा फेम बढ़ेगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा। अल्टीमेट गोल सबका पैसा बढ़ाना है, तो वो फेम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, बस वो एक गेम है इतनी सी, बस इसलिए सबके सब एक्टिव रहते हैं। गॉडफादर हो चुके हैं आजकल के डेट में ना, सोशल मीडिया इज गॉडफादर। या अल्टीमेटली पैप्स भी क्या, सोशल मीडिया इज द गॉडफादर। टीवी तो खत्म हो गया ना आज, राइट, जो भी है सब सोशल मीडिया है। अगेन घूम फिर के इंस्टाग्राम स्कोर पे आते हैं जहाँ से हमने शुरू की थी बात ये। राइट, सो इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। मतलब बहुत ज्यादा मजा आया आज, हमने कुछ पता है बहुत ही रॉ अनफिल्टर्ड बात करी है। एंड ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि जब लोग एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं कि चल क्या रहा है दुनिया में, एंड उस पे थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं कि हाँ ठीक है ये भी हो रहा है, रादर देन जस्ट शुगर कोटिंग की नहीं ऐसा नहीं है, और सब अच्छा बताते हैं। सो आई जस्ट लव्ड इट, आई लव्ड दिस पॉडकास्ट। मुझे बड़ा मजा आया बहुत। मैं आपको दोबारा कब देख रही हूँ? अब जब भी बोलो यार, अब तो आप जब भी अवेलेबल हो जरूर बताना। Would love to host you again. Done, पक्का। So thank you guys for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.